हालांकि कुकू लोहे के गेट की सलाखों के बीच से नहीं निकल पाता था, फिर भी वह अपना सिर थोड़ा बाहर निकाल सकता था। वैभव को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कुकू अचानक उस पर झपटेगा। वह चौंक गया और पीछे की ओर लड़खड़ा कर सीढ़ियों से नीचे गिरते गिरते बचा। गेट के अंदर से कुकू वैभव पर जोर जोर से भौंक रहा था। वैभव अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हालांकि जाने से पहले उसने आभा से कहा, आभा, मेरी बात पर गौर करना। मैं सचमुच दिल से तुमसे बात करने आया था। मैं भी बिल्डिंग 5 के यूनिट 1 का निवासी हूँ और अपने घर की रक्षा करना चाहता हूँ। आभा का सब्र अब जवाब दे चुका था। वह बाहर निकली, लोहे का गेट खोलने को तैयार, ताकि कुकू को वैभव पर छोड़ दे। जैसे ही वैभव ने आभा को बाहर आते देखा और उसकी ठंडी, सख्त नजरों को महसूस किया, वह घबरा गया और तुरंत भाग खड़ा हुआ। उसे डर था कि अगर वह एक पल भी रुका तो आभा सचमुच कुकू को उस पर छोड़ देगी। वैभव के जाते ही वंदना वहां पहुंच गई। अब तक वंदना इस यूनिट में काफी मशहूर हो चुकी थी। कई लोग उसकी मदद से आभा से मिलने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वे उसकी सुरक्षा में शामिल हो सकें। हालांकि वंदना अब आभा के साथ थी, फिर भी आभा ने गेट नहीं खोला और न ही उसे अपने घर के अंदर आने दिया। दोनों ने हॉलवे में लोहे के गेट के आर पार बात की। वंदना बोली, कई पड़ोसियों ने मुझसे कांटेक्ट किया है। वे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। आभा ने पूछा, क्या तुम्हारे पास बिजली नहीं है? बिजली होने पर फोन काम कर सकते थे। ऐसी बातें फोन पर ही हो सकती थी। वंदना को यहाँ तक आने की जरूरत नहीं थी। घर से बाहर निकलना हमेशा जोखिम भरा होता था। वंदना ने जवाब दिया, जनरेटर खराब हो गया। मैंने पान चाचा से इसे ठीक करने को कहा, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ। अब तक वंदना का रवैया आभा को संतुष्ट कर रहा था। वह हमेशा अपनी समस्याएं खुद सुलझाने की कोशिश करती थी, बजाय इसके कि आभा की मदद मांगे। आभा ने पूछा, मुझे उन लोगों के बारे में बताओ जिन्होंने तुमसे कांटेक्ट किया। उनकी सिचुएशन क्या है? वंदना ने आभा को वह सब बताया जो उसे पता था। कुछ घरों के बारे में उसे थोड़ी बहुत जानकारी थी, वह उनकी परिस्थितियों को समझती थी, लेकिन कुछ लोगों के बारे में उसे कुछ नहीं पता था, इसलिए वह यह नहीं बता सकती थी कि वे भरोसेमंद है या नहीं। थोड़ा सोचने के बाद आभा बोली, उन्हें कहो कि कल इसी वक्त सीढ़ियों पर इकट्ठा हूँ। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वंदना ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगी। फिलहाल इस यूनिट में केवल 5 या 6 घर ही आभा के साथ थे, जो बाकी निवासियों की तुलना में अभी भी काफी कम थे। आगे आने वाली चुनौतियां और सख्त होने वाली थी। अभी तक दूसरी यूनिटों और बिल्डिंगों से लुटेरे कम ही आते थे, लेकिन समय के साथ उनकी संख्या बढ़ने वाली थी। ऐसा ही जॉम्बी के साथ भी था। मुट्ठी भर घरों के दम पर वे टिक नहीं पाएंगे। वंदना के जाने के बाद आभा वापस अंदर जाने के लिए मुड़ी। वह अभी कुछ कदम ही चली थी कि उसने देखा कि अपार्टमेंट 2002 का दरवाजा खुला हुआ था। वेदांत पूरी तरह तैयार होकर बाहर जाने वाला था। आभा कुछ कह पाती उससे पहले वेदांत ने पूछा, क्या मैं एक दिन के लिए कुकू को उधार ले सकता हूँ? कुकू की सूंघने और सुनने की क्षमता शानदार थी, जो उसे एक बेहतरीन साथी बनाती थी। लेकिन वेदांत हमेशा अकेले ही बाहर जाता था। आज अचानक वह कुकू को साथ क्यों ले जाना चाहता था? आभा ने तुरंत जवाब नहीं दिया, तो वेदांत को लगा कि वह कुकू की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए उसने कहा, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा और उसे सही सलामत तुम्हें लौटा दूंगा। ठीक है। वेदांत ने जब ऐसा कह दिया, तो आभा के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। वैसे भी कुकू के लिए असल दुनिया का अनुभव लेना नुकसानदेह नहीं होगा। वेदांत के साथ बाहर जाना वास्तव में आभा के साथ जाने से ज्यादा सुरक्षित होगा। उस रात वेदांत बहुत देर से लौटा। वह न सिर्फ आभा और कुकू के लिए ताज़ा मांस लाया, बल्कि आभा के लिए एक बंदूक भी लाया, एक असॉल्ट राइफल। आभा को बंदूकों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वह इतना समझती थी कि असॉल्ट राइफल एक हैंडगन से कहीं ज्यादा ताकतवर और उपयोगी होती है। गन कहाँ से मिली, वेदांत? आभा के मन में सवाल उमड़ रहा था। उसे भी जाना था उस जगह जहां से यह असॉल्ट राइफल आई थी। गन किसे नहीं चाहिए? लेकिन जब आभा ने सवाल पूछा, तो लहजा कुछ और ही बन गया। ये सबमशीन गन है। मुझे तो इसे यूज करना भी नहीं आता। वेदांत ने जवाब दिया, गन में पूरी 50 गोलियां लोड हैं। कल मैं तुम्हें चलाना सिखा दूंगा। आभा ने सिर हिला दिया। वह पक्के तौर पर मान रही थी कि वेदांत का आर्मी से कोई न कोई कनेक्शन जरूर रहा होगा। उसका स्टाइल, गन से इतनी अच्छी तरह से फैमिलियर होना, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ यही कह रहा था। लेकिन यह भी सही नहीं लग रहा था। सोल्जर्स के अंदर एक तरह की इंसानियत होती है। वेदांत को देखकर तो ऐसा लगता था कि उसे किसी के जीने मरने से फर्क ही नहीं पड़ता। वह तो आभा से भी ज्यादा था। अगले दिन तय वक्त पर 20वीं मंजिल के बाहर भीड़ जुट चुकी थी। आभा ने नजर दौड़ाई, करीब 30 से 40 लोग तो होंगे। वंदना और प्रतीक ने मैसेज किया था कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो वे भी आ सकते हैं, लेकिन आभा ने साफ मना कर दिया। उसने दोनों को कह दिया, घर से बाहर मत निकलना। कुकू को गोद में लिए वह घर से बाहर निकली।
भीड़ जैसे ही उसे आते देखी, लोग लोहा गेट के और करीब आ गए, जैसे अंदर घुसने के लिए बेताब हों। पीछे हटो, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। आभा की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, पर भीड़ कहाँ मानने वाली थी। वे और आगे बढ़ते गए। तभी किसी ने पीछे से चिल्लाकर कहा, पहले तो तुमने हमें खुद बुलाया और अब दूर रहने को कह रही हो? क्या मजाक बना रखा है? कौन था यह देख पाना मुश्किल था, लेकिन आवाज किसी मर्द की थी। आभा ने वही ठंडा लहजा रखा, तुम ही लोग मेरे ग्रुप के लोगों के पास गिड़गिड़ाए थे कि मुझसे मिलना है, ग्रुप में शामिल होना है। तो अब क्या नया खेल खेल रहे हो? भीड़ आगे बढ़ती ही जा रही थी। अगर वेदांत ने गेट को इतना मजबूत न बनाया होता तो अब तक भीड़ उसे तोड़कर अंदर आ चुकी होती। आभा को पहले से अंदाजा था कि यह सब होगा। उसने जेब से पिस्टल निकाली और सीधे गेट की ओर तान दी। अगर पीछे नहीं हटे तो फिर मत कहना कि पहले नहीं चेताया। गन देखते ही कुछ लोग घबरा गए और पीछे हटने लगे, लेकिन जो पीछे थे वे अब भी आगे धकेलते जा रहे थे, जिससे पूरी भीड़ और भी बेकाबू हो रही थी। किसी ने फिर चिल्लाकर कहा, तू हमें मारने बुला रही थी ना, ताकि पूरी बिल्डिंग पर अकेले राज कर सके? तू तो एक नंबर की धोखेबाज निकली। इस बार भी आवाज किसी भीड़ में छिपे आदमी की थी। आभा ने बिना वक्त गवाए सीधे छत की ओर एक फायर कर दिया। धड़ाम। बुलेट की आवाज गूंजते ही कई लोग कांप गए। अब कोई आगे नहीं बढ़ा। भीड़ सन्नाटे में आ गई। जिसने अभी चिल्लाकर मुझे धोखेबाज कहा, वह सामने आकर बात करे। लोग एक दूसरे को देखने लगे, पर कोई आगे नहीं आया। आभा समझ गई थी, यह सच में यूनिट 1 बिल्डिंग 5 के लोग थे, लेकिन सब नहीं। कुछ बाहर के लोग भीड़ में घुसे थे, जानबूझकर माहौल बिगाड़ने के लिए। और वह अकेला नहीं था, उसके साथी भीड़ में छुपे बैठे थे। इतनी बड़ी बिल्डिंग में हर कोई हर किसी को नहीं जानता। कुछ लोगों ने इसी चीज का फायदा उठाकर भीड़ में सेंध लगा दी थी। यही वजह थी कि आभा ने वंदना और बाकी ग्रुप वालों को आने से रोका था। आभा को पहले से पता था कि आज ये सब होने वाला है, और उसने इसका पूरा प्लान बना लिया था। पहली चीज, यूनिट 1 के लोगों को अपनी आंखों से यह सब देखने देना, ताकि वे खुद उसके साथ आ जाएं। दूसरी चीज, एक को सबक सिखाना, एक को मारो ताकि बाकी डरें। रीड्स चैप्टर मिल रहे हैं, स्टीकर सपोर्ट भी ज्यादा होना चाहिए। चैप्टर 67। ठीक है, अब मुझे बताओ तुम लोग कौन कौन से फ्लैट में रहते हो? जो सही जवाब देगा उसे मेरे साथ काम करने का मौका मिलेगा। मैं 801 से हूँ। मैं 1102 से हूँ। 2302 2102। आभा ने भीड़ की तरफ देखा। 2102 का रहने वाला कौन है? कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाया। आभा ने फिर कहा, पिछली बार जब मेरे घर पर हमला हुआ था तब 2102 के किसी शख्स ने मेरी मदद की थी। मैं हमेशा से उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन जब भी गई वहां कोई नहीं मिला। इतना सुनते ही किसी ने हाथ उठा दिया। मैं हूँ 2102 से। आभा ने उस आदमी को गौर से देखा। आवाज पहले से उकसावेबाजी कर रहे शख्स से मेल नहीं खा रही थी। अच्छा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने सीधा पूछा। मैं आभा हूँ, जो एहसान करता है उसे लौटाती भी हूँ। आदमी थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, मुझे 20वीं मंजिल पर शिफ्ट होना है। क्या तुम मान जाओगी? और कुछ? आदमी को यकीन नहीं हुआ कि आभा ने उसे मना नहीं किया, बल्कि खुद पूछ लिया कि और कुछ चाहिए क्या। थोड़ा और हिम्मत जुटाकर उसने कहा, हर मील में मीट होना चाहिए। आभा ने सिर हिलाया। आगे? अब आदमी पूरी तरह बेधड़क हो चुका था। और अगर कोई लड़की भी साथ रहे तो और मजा आएगा। आभा के होठों पर हल्की मगर खतरनाक मुस्कान उभर आई। और फिर एक गोली चली। बदला वहीं लिया जाता है जहां उसका समय हो। आदमी भीड़ के सामने गिर पड़ा। उसे खत्म करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगी। आभा की तीरंदाजी तो पहले ही कमाल थी, शूटिंग भी किसी से कम नहीं थी। भीड़ में से अचानक कोई चिल्लाया, उसने मर्डर कर दिया। ये हमें यहाँ बुलाकर सिर्फ मारने का बहाना बना रही है। मत भरोसा करो इस पर। अगर इसे नहीं रोका तो हम सब मारे जाएंगे। गोलियों की गूंज अभी भी हवा में थी, लेकिन कुछ लोगों को पहले ही धक्का देकर आगे बढ़ाया जाने लगा था। आभा की आवाज गूंज उठी, 2102 में कोई नहीं रहता। तुम लोग तो बिल्डिंग 5 यूनिट 1 के भी नहीं लगते। बताओ, असल में हो कौन और क्या करने आए हो? उसकी बात सुनकर असली निवासी सतर्क हो गए। उन्होंने इधर उधर देखा और समझ गए कि भीड़ में कई चेहरे अनजान थे, लेकिन यह तय करना मुश्किल था कि असली निवासी कौन है और घुसपैठिए कौन। तभी वही आवाज फिर गूंजी, इसकी बातों में मत आओ। पहले जब मुसीबत में थे तब तो इसने मदद तक नहीं की, और अब अचानक महान बनने चली है। कहीं कोई चाल चल रही है। आभा की नजर भीड़ के एक खास हिस्से पर टिक गई। यही था वो आदमी जो तब से बातें बना रहा था, लोगों को भड़का रहा था। काश वो खुलकर सामने आ जाता तो आभा उसे भी गोली मार देती।
हाँ, मुझ पर उकसाने का इल्जाम लगा रही हो, वो आदमी हंसा। पर क्या ये साफ नहीं कि तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? सब लोग इस जाल में मत फंसो। लोहे के गेट को तोड़ो। इसे मारे बिना हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। उसके साथी तुरंत समर्थन में चिल्लाए, भीड़ को और आगे धकेलते हुए। आभा बिना हिले खड़ी रही, उसकी बंदूक अब भी सीधी उन पर टिकी थी। जो लोग जबरन आगे धकेले जा रहे थे, उन्होंने पीछे हटने की कोशिश की, क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता था। लेकिन गलियारा छोटा था, पीछे जाने की जगह नहीं थी, और कुछ लोग मजबूरी में आगे बढ़ते जा रहे थे। रुको, धक्का मत दो, किसी ने निराशा से चिल्लाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। और तब आभा की आवाज बिजली की तरह कड़की। यूनिट ए के लोगों, मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया ताकि तुम्हें एक मौका दूं। खुद को साबित करने का मौका कि तुम मेरा साथ देने के लायक हो, कि तुम मेरे आदेश मानने के लिए तैयार हो। और अगर तुम इतने से चोर लुटेरों को पहचान कर उनका सामना भी नहीं कर सकते, तो मैं तुम्हें अपने साथ क्यों रखूं? मैं, आभा, बेकार लोगों को साथ नहीं रखती। इतना सुनते ही बिल्डिंग 5, यूनिट 1 के असली निवासी अपनी भीड़ में छुपे गद्दारों को पहचानने में जुट गए। आभा ने बात एकदम क्लियर कर दी थी। अगर उसके साथ जुड़ना है, तो ये टेस्ट पास करना ही होगा। कुछ ही सेकंड में भीड़ में से कुछ लोगों को धक्का देकर आगे कर दिया गया। तुमने अभी कहा था कि तुम 1102 से हो। 1102 के लोग तो काफी पहले ही लूटपाट में मारे जा चुके हैं। फिर तुम आए कहाँ से? भीड़ में से एक कड़क आवाज में बोला। मैंने कब कहा कि मैं 1102 से हूँ? तुमने गलत सुना होगा। झूठ मत बोल। मैंने खुद देखा था, यही लोग सबसे आगे धक्का मुक्की कर रहे थे। और ये लड़का, इसने तो अपनी यूनिट का नंबर बताया ही नहीं। ये भी, ये सब एक ही ग्रुप के हैं। धीरे धीरे कई लोग शक के घेरे में आ गए। अपनी पोल खुलती देख उन लोगों की शक्लें बदल गईं, और अचानक उन्होंने अपनी जेब से हथियार निकाल लिए। ये लोग चाकू लेकर आए हैं। यूनिट 1 के लोग बस आम नागरिक थे। हथियार देखकर ही उनके कदम पीछे हट गए। कुछ लोगों ने घबराकर आभा की तरफ देखा। इनके पास चाकू हैं, हम इनसे नहीं लड़ सकते। सही कहा, ये हमें मार डालेंगे। लेकिन आभा पहले ही अपनी गन नीचे कर चुकी थी। वह बस क्रॉस आर्म खड़ी होकर पूरी सिचुएशन को ठंडी नजरों से देख रही थी। अगर इतने सारे लोग मिलकर भी कुछ लोगों को नहीं संभाल सकते, तो फिर मुझे तुम्हारी मदद क्यों करनी चाहिए? आज बचा भी लिया, तो अगली बार क्या? अगर और लोग आए तो? अगर ज़ोंबी आ गए तो? हर बार मुझे ही बचाने आना पड़ेगा? आभा हमेशा से स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, और इस बार भी कोई अपवाद नहीं था। मैं अपनी बात रख चुकी हूँ। अब क्या करना है, ये तुम्हारी चॉइस है। इतना कहकर वो एक साइड में हो गई, जैसे शो देखने का मूड बना रही हो। यूनिट 1 के लोगों को अब समझ आ गया था, आभा सच में कुछ नहीं करने वाली। अब उनके पास बस एक ही ऑप्शन था, खुद लड़ना। धीरे धीरे उन्होंने उन हथियारबंद घुसपैठियों को घेर लिया। अब वो लोग फंस चुके थे, न भाग सकते थे, न ही पीछे हट सकते थे। और फिर अचानक किसी ने किसी को धक्का दिया। एक आदमी सामने की ओर गिर पड़ा। सामने खड़े हमलावरों में से एक को लगा कि उन पर अटैक होने वाला है। पैनिक में उसने सीधा चाकू घोंप दिया। खून बहते ही माहौल बदल गया। मारो इन साले गद्दारों को। यूनिट 1 वाले ऐसे ही हार मानने वालों में से नहीं है। बस फिर क्या था, पूरी भीड़ भड़क उठी। कोई गिरा, कोई लपका, कोई जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। चारों तरफ बस खून और चीख पुकार मची थी। लड़ाई ज्यादा देर नहीं चली। जल्द ही घुसपैठिए काबू में आ गए। 6 लोग थे, उनमें 2 वहीं ढेर हो गए और 4 बुरी तरह घायल होकर जमीन पर दबोच लिए गए। यूनिट 1 की भी कुछ हानि हुई थी, उनके भी 2 लोग मारे गए और कुछ घायल थे। अब इन्हें पकड़ लिया है, तो क्या करें? सबकी नजरें आभा पर टिक गईं। वो कंधे उचकाकर बोली, ये पहले भी हम पर अटैक कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। अगर आज हमने स्टेटमेंट नहीं दिया, तो कोई भी हमें चैन से नहीं रहने देगा। खत्म कर दो इन्हें। आभा के ये शब्द सुनते ही जमीन पर गिरे लोगों की सांसें तेज हो गईं। प्लीज, हमें मत मारो। हमें किसी ने भेजा था। हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने आए थे। हम यूनिट 2 से हैं, तुम्हारे ही पड़ोसी। सबके लिए वक्त मुश्किल है, प्लीज हमें छोड़ दो। इन्फॉर्मेशन लेने आए थे और चाकू भी साथ ले आए। बकवास बंद करो, मार डालो इन्हें। सही कह रहे हो। अगर आभा ने पहले ही इनका पर्दाफाश नहीं किया होता, तो हम सब मारे जाते। हाँ, खत्म कर दो इन सबको। भीड़ गुस्से में चिल्ला तो रही थी, लेकिन कोई खुद आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। आभा ने धीरे से अपनी गन उठाई और जमीन पर पड़े एक आदमी की ओर तान दी। बताओ, किसने भेजा तुम्हें? नोट, फ्रेंड्स प्लीज novelbeat.com वेबसाइट पर मेरी नॉवल रिबॉर्न एज द शी-वुल्फ असैसिन नोबेल को सपोर्ट करो। लिंक चैट रूम बॉक्स में मिल जाएगी। मेरी न्यू स्टोरी को रीड्स करे। चैप्टर 68। हमें भी नहीं पता वो कौन है। बस कोई आदमी है जिसने 2 यूनिट में कई बीमार लोगों को दवा दी थी। काफी असरदार निकली, तो लोग उस पर भरोसा करने लगे।
वो 2 यूनिट का रेजिडेंट नहीं है? आभा ने पूछा। नहीं, वो बाद में रहने आया था। कौन सी फ्लोर पर रहता है? 20वीं मंजिल। 2 यूनिट की 20वीं मंजिल, यानी आभा के अपार्टमेंट की दीवार से सटी हुई। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता था। आभा ने अपने गन को होल्स्टर में डालते हुए बाहर खड़े लोगों से कहा, इन्हें बांधकर ग्राउंड फ्लोर के किसी फ्लैट में बंद कर दो। मारने का उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये जिंदा रहेंगे या नहीं, ये अब एक यूनिट के लोगों पर डिपेंड करता था। और हम लोग? भीड़ में से किसी ने पूछा। आभा ने हल्का सा आईब्रो उचकाई। क्या? हमने तुम्हारी मदद की इन हरामियों को पकड़ने में। क्या हमें कुछ इनाम नहीं मिलना चाहिए? इनाम? आभा ने ठंडी हंसी हंसी। ये लोग 20वीं मंजिल तक आ ही नहीं सकते थे, तो मुझ पर कोई असर नहीं था। लेकिन अब अगर सबको पता लग गया कि एक यूनिट में घुसना आसान है, तो भीड़ पर भीड़ आती रहेगी। और उस हालत में मुसीबत मुझे नहीं, तुम लोगों को होगी। मैंने इनका पता बता दिया, तुम्हें सिखाया कि अपने घर कैसे बचाने हैं, तुम्हारी जान बचा ली, और क्या चाहिए। भीड़ के मन में असंतोष था। उन्होंने सुना था कि आभा ने कुछ घरों को पहले दवा दी थी। अभी भले ही उनके घर में कोई बीमार या ज़ॉम्बी में तब्दील हो रहा इंसान ना हो, लेकिन आगे चलकर हो सकता था। अगर उन्हें वो दवा मिल जाती तो टेंशन खत्म हो जाती। लेकिन आभा ने जो कहा वो झुठलाया नहीं जा सकता था। बिल्कुल सही कहा था उसने। वो तो 20वीं मंजिल पर रहती थी, पूरी सेफ्टी के साथ। कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन ये लोग इतने लकी नहीं थे। ये जीत उन्हीं के लिए ज्यादा मायने रखती थी। आभा सही कह रही है। हमारे एक यूनिट में वैसे ही कम लोग बचे हैं। अब हमें एकजुट रहकर बाहरी लोगों को अंदर घुसने से रोकना होगा। जब तक हम अपनी बिल्डिंग को बचाए रखेंगे, हम सेफ रहेंगे। बातें करना आसान है। हमारा खाना खत्म होने को आ गया है। भूख से मर जाएंगे, फिर ये सारी सुरक्षा किस काम की? हम यहाँ आभा से मदद मांगने आए थे, सिर्फ बातें सुनने नहीं। अगर वो चाहती है कि हम उसके साथ रहें, तो उसे हमारी जिम्मेदारी लेनी होगी और हमें खाने पीने का इंतजाम करना होगा। बोलो, सही कह रहा हूं ना? बाहर के दुश्मनों का तो काम तमाम हो गया था, लेकिन अंदर ही अंदर अपने लोग एक मत नहीं थे। और ये बात मानने वाले भी कम नहीं थे। ऐसे लोग हर जगह होते हैं, जो बिना मेहनत किए दूसरों पर निर्भर रहकर जीना चाहते हैं। मैंने कब कहा कि तुम लोग मेरे साथ रहो? आभा ने आंखें घुमाते हुए कहा। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा खाना होता तो मैं किसी कुत्ते को खिला देती। तुम लोगों पर क्यों बर्बाद करती? तुमने ही तो हमें बुलाया था। अरे, किसने पहले आकर गिड़गिड़ाया था कि मुझसे मिलना चाहते हो? हाँ, हमने कहा था कि मिलना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हमें ऐसे टरका दो। बिल्कुल। अगर हम तुम्हारे ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, तो तुम हमें अलग ट्रीट नहीं कर सकती। मैंने सुना है कि तुमने उन्हें दवा दी थी। हमें भी चाहिए। आभा ने उन बहस करने वालों को घूरा और फिर अचानक मुस्कुराई। उसने अपने हैंडगन को जेब में डाला और आवाज लगाई, कुकू। कुछ सेकेंड बाद कुकू मुंह में एक सबमशीन गन दबाए बाहर आ गया। उसी वक्त वेदांत भी बाहर निकला। परफेक्ट टाइमिंग, वेदांत ने कहा। आज तुम्हें पहली बार सबमशीन गन चलानी सिखानी थी और इतने बढ़िया लाइव टारगेट्स मिल गए। एक हैंडगन ही डराने के लिए काफी थी। और अब उन्होंने सबमशीन गन निकाल ली थी। जो लोग अभी तक आभा पर चिल्ला रहे थे, वे अब देखते रह गए कि वेदांत कितनी सफाई से गन लोड कर रहा था, और फिर उसने गन आभा को थमा दी। उनकी शक्लें सफेद पड़ गईं। और सेकेंड भर में जितने लोग भी गलियारे में खड़े थे, भागते हुए सीधे 19वीं मंजिल पर पहुंच गए। आभा ने वेदांत की तरफ देखा। वो उससे सच में इम्प्रेस थी। बिल्कुल सही टाइम पर आया था ये बंदा। अब क्या? टारगेट तो भाग गए, आभा ने जानबूझकर कहा। वेदांत ने कूल अंदाज में जवाब दिया, एंट्रेंस के पास जो सीढ़ियां हैं, वहां के शैडोज को टारगेट बना लो। जैसे ही उसने बोला, एक के बाद एक शॉट सीधे उन शैडोज पर पड़े। पल भर में वो परछाई पीछे सिमट गई। ऐसे पकड़ो, सामने टारगेट करो और ट्रिगर दबाओ, वेदांत ने गाइड किया। 19वीं मंजिल पर जो लोग अभी तक सोच में पड़े थे कि जाना चाहिए या नहीं, अब बिना सेकंड थॉट के गायब हो गए। बाहर गन शॉट्स की आवाज धीरे धीरे शांत हो गई। आभा ने वेदांत को देखते हुए कहा, तुम सच में शूट करने वाले थे? वो पहले ही पोजीशन में थी, उंगली ट्रिगर पर थी। बस हल्का सा खिंचाव और गोलियां चल जाती। लेकिन बुलेट्स की वैल्यू जानती थी वो। बिना वजह उन्हें वेस्ट करना उसे पसंद नहीं था। हाँ, शूट करो। कुछ फायर के बाद आभा ने गन नीचे कर दी। ये सबमशीन गन पिस्टल से काफी ज्यादा स्मूथ थी, पावरफुल भी। उसे साफ साफ पसंद आ रही थी। जो हैंडगन तुम यूज कर रही हो, वो तुम्हें सूट नहीं करती, वेदांत ने कहा। रिकॉइल बहुत स्ट्रांग है, हाथ में चोट लग सकती है। आभा ने सबमशीन गन साइड में रख दी। उसे पता था पिस्टल का रिकॉइल बेहिसाब स्ट्रांग था। हर बार फायर करने पर कलाई दर्द से झंझना उठती थी। अभी भी हल्का दर्द बाकी था। लेकिन सर्वाइवल के लिए हथियार होना जरूरी था। दर्द अपनी जगह, लेकिन उसने अपनी गन को हमेशा खजाने की तरह रखा था।
मॉल से हथियारों की जो सप्लाई मिली थी उसमें भी ज्यादातर यही पिस्टल्स थी। बड़े गन्स थे पर उन्हें कैरी करना मुश्किल था। वैसे तो आभा के पास अपनी स्टोरेज स्पेस थी, लेकिन इतनी बड़ी गन अचानक हवा से निकाल लेना बहुत रिस्की था। जितना मिला उतना काफी है। इस सिचुएशन में कौन चॉइस मांगता है, आभा ने कहा। मेरी गन तुम्हें ज्यादा सूट करेगी, स्वैप कर लो, वेदांत ने ऑफर दिया। आज वेदांत कुछ ज्यादा ही जेनरस लग रहा था। पहले सबमशीन गन दी, अब पिस्टल स्वैप करने का ऑफर। इतनी दयालुता फ्री में नहीं आती। उसने तुरंत वेदांत की तरफ शक की निगाहों से देखा। कुछ काम है क्या मुझसे? वेदांत ने सिर हिलाया। हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाऊंगा। कुकू को साथ ले जाना चाहता हूँ। आभा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस कहा, ले जाओ, लेकिन अच्छे से रखना उसका ख्याल। डील फाइनल होते ही वेदांत ने अपनी गन निकाली और उससे एक्सचेंज कर ली। आभा की गन में मुश्किल से कुछ गोलियां बची थी, लेकिन वेदांत की मैगजीन पूरी भरी हुई थी। यहाँ तक कि जो सबमशीन गन वेदांत ने अभी दी थी उसकी भी पूरी लोडिंग कर रखी थी पहले से। गन इम्पोर्टेंट थी, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट थे बुलेट्स। बिना गोलियों के गन सिर्फ एक मेटल पीस रह जाती है, और वेदांत ने बिना किसी झिझक के बुलेट्स दे दिए थे। मतलब उसके पास भर भर के स्टॉक था, आभा से बहुत ज्यादा। सबको लगता था कि आभा के पास ढेर सारे रिसोर्सेज हैं, इसलिए हर कोई उससे लूटने की कोशिश करता था। पर आभा की नजर में असली रईस तो वेदांत था, बस वो इसे शो ऑफ नहीं करता था। वेदांत लोकी बंदा था, चुपचाप सब कुछ जमा करके रखता था। दूसरी तरफ वैभव उन लोगों में से था जो खुद सामने नहीं आते, बस दूसरों को पपेट बनाकर गेम खेलते हैं। यूनिट 2 के लोगों ने जो आज 20वीं मंजिल पर बवाल मचाया था उसमें वैभव का हाथ होना तय था। चैप्टर 69। वेदांत की गोलियों की बौछार ने उसे बुरी तरह डरा दिया था। शुक्र है उसने खुद को अच्छे से छिपा लिया था, वरना अब तक छलनी हो चुका होता। वैभव, क्या सच में हमारे पास आभा के सुनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? हम सबने उसके ही पास पनाह ली थी, फिर हमें कुछ नहीं और उसे सब कुछ क्यों? एक मिडिल एज आदमी गुस्से में बड़बड़ाया। यही आदमी वो था जिसने 20वीं मंजिल के बाहर खड़े होकर सबसे पहले आभा के खिलाफ आवाज उठाई थी, ये डिमांड करते हुए कि उसे फूड और मेडिसिन सबको बराबर बांटनी चाहिए। वैभव ने लंबी सांस ली और हताशा से कहा, अगर उसकी नहीं सुनेंगे तो और क्या करेंगे? उसके पास बंदूकें हैं, सबमशीन गन। अगर उसने फायरिंग कर दी तो हमारी पूरी यूनिट को एक झटके में खत्म कर देगी। मिडिल एज आदमी ने आईब्रो चढ़ाई, पर तू तो उसका पुराना क्लासमेट है, तुझे भी कोई भाव नहीं दिया? वैभव ने कड़वा हंसते हुए कहा, क्लासमेट? उसकी नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं। वो तो अपने बाप की भी परवाह नहीं करती, मैं तो फिर भी एक बाहरी आदमी हूँ। वो लड़की इतनी बेरहम और खुदगर्ज कैसे हो सकती है? पता नहीं कौन से लक में उसको बंदूकें हाथ लग गईं। वैभव को हकीकत अच्छे से पता थी। अनिरुद्ध ने बताया था कि आभा ने मॉल में बहुत सारा सामान छीन लिया था, जिसमें एक त्रिशूल जैसी चाकू और एक पिस्तौल भी थी। अगर वो किस्मत थी तो फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो हुआ वो कुछ और ही लेवल था। जब वो खुद खाली हाथ लौटा था तब आभा ने न सिर्फ उसका सामान उठा लिया बल्कि मेडिसिन भी ले आई थी। कई बार तो वैभव को लगता था कि आभा में कुछ तो गड़बड़ है, हर बार सारी अच्छी चीजें उसी के हिस्से में कैसे आ जाती हैं। लेकिन जब उसने उस आदमी के बारे में सोचा, 2002, तब सब क्लियर हो गया। असल में धाकड़ आभा नहीं थी, बल्कि उसकी असली बैकअप पावर 2002 था। हाँ, बड़ी आई अकड़ दिखाने वाली। अगर उसके पास वो आदमी नहीं होता तो कब की कचरे में फेंक दी जाती। अगर कोई सच में किंग है तो वो 2002 है, वैभव ने ठंडे लहजे में कहा। मिडिल एज आदमी ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, मतलब असली बॉस आभा नहीं बल्कि 2002 है। वैभव ने सिर हिलाया। आभा को मैं जानता हूँ, वो स्मार्ट है, लेकिन इतनी भी नहीं। मिडिल एज आदमी को अचानक वेदांत की वो झलक याद आई जो उसने दूर से देखी थी, और वो मायूस होकर बोला, तो क्या इसका मतलब हम हमेशा के लिए 20वीं मंजिल के कंट्रोल में ही रहेंगे? वैभव ने सिर हिलाया। अब सवाल ये नहीं है कि हम उनके अंडर रहना चाहते हैं या नहीं, बल्कि ये है कि वो हमें अब अपने साथ रखना चाहते भी हैं या नहीं। मिडिल एज आदमी कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन रुक गया। ये सच ही तो था, पर फिर भी उसने जिद पकड़ ली। हम सिर्फ 5-6 घरों के भरोसे क्या वो लोग पूरी बिल्डिंग पर राज करेंगे? अगर आभा को यूनिट एक अपना किला बनाना है तो उसे हमारी इन बाकी की 20 फैमिलीज की जरूरत पड़ेगी। वैभव ने कंधे उचकाए। उन 20 घरों में से आधे तो पहले ही आभा के फेवर में हैं। बची हुई 10 फैमिलीज का हाल सबसे बुरा है। हमें दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। कैसा रास्ता? यूनिट 2 या किसी और बिल्डिंग के लोगों से हाथ मिलाना। मिडिल एज आदमी झिझक गया। इससे पहले भी कई लोगों ने बाहरी लोगों से हाथ मिलाने की कोशिश की थी, और उनका हश्र क्या हुआ ये किसी से छिपा नहीं था। टाइगर से डील करने का नतीजा हमेशा मौत ही निकला था। उसे भी खुद को यूं ही बर्बाद नहीं करना था। वैभव उसकी हिचकिचाहट को समझ गया और धीरे से कहा, देख, ये लास्ट ऑप्शन है। अगर आभा हम पर वार करने की ठान ही ले तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचेगी सिवाय किसी बाहरी ग्रुप से मदद मांगने के।
लेकिन अगर वो हमें साथ रहने दे तो फिर मसला ही खत्म। उसके पास दवाइयाँ और राशन है। अगर वो थोड़ा बहुत भी दे दे तो जिंदा रहने के लिए काफी होगा। अभी तो जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत है, उससे ज्यादा मांगने का कोई मतलब नहीं। वैभव लोगों की नसंस पहचानता था, उनकी सोच को कब और कैसे मोड़ना है ये उसे बखूबी आता था। वो जानता था कि सामने बैठा ये अधेड़ आदमी अपनी इज्जत को लेकर कितना संवेदनशील है। आभा के अधीन जाना उसने कभी दिल से कबूल नहीं किया था, बस हालात की मजबूरी थी। अब आभा ने उन्हें सरेआम नकार दिया, वो भी गोलियों से भूनने की धमकी देकर, तो उस आदमी के लिए वापस जाकर गिड़गिड़ाना नामुमकिन था। अगर आभा से नहीं मांगेगा तो फिर किसी और से मांगनी पड़ेगी। तुम्हें यूनिट 2 वालों की बात याद है? वैभव ने पूछा। कौन सी बात? कोई उन्हें खबर निकालने भेज रहा था। बदले में उन्हें दवाई मिली थी और वो दवाई काफी असरदार थी। अधेड़ आदमी की आंखों में चमक आ गई। हाँ, अब याद आया। असल में वे आभा के साथ सिर्फ इसलिए जुड़ना चाहते थे क्योंकि उन्हें दवाई चाहिए थी। अगर वही चीज कोई और भी दे सकता है तो फिर उसकी चौखट पर माथा टेकने की क्या जरूरत। अधेड़ आदमी फट से उठा। मैं जाकर उन लोगों से बात करता हूँ। कहते ही वो तेजी से नीचे चला गया। वैभव ने भी अपने कपड़े झाड़े, सीढ़ियों से उठकर ऊपर देखा, उसकी आंखों में खतरनाक ठंडक थी। आभा, बस देखते जाओ, एक दिन तुम्हें हर तरफ से घेरा जाएगा। उस दिन तुम और तुम्हारा वो पालतू दोनों का बुरा अंजाम होगा। वैभव ही नहीं, आभा ने भी यूनिट 2 वालों की बात गांठ बांध ली थी। उनकी दीवार सीधे उसकी बेडरूम की दीवार से लगी थी। 20वीं मंजिल चुनना कोई इत्तेफाक नहीं था, उनका निशाना आभा ही थी। पर बेचारों को क्या पता, उसका घर सिर्फ बाहर से मजबूत नहीं था, बल्कि हर कमरे की हर दीवार को उसने खास तरीके से फोर्टिफाई किया था। और सबसे जरूरी बात, हर दीवार के अंदर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक ग्रिड बिछाए थे। कोई भी दीवार तोड़ने की कोशिश करेगा तो एक झटके में तंदूर में तब्दील हो जाएगा। आभा ने सारे ग्रिड ऑन कर दिए और फिर अपने लिविंग रूम में जाकर रिलैक्स करने लगी। एक कप कॉफी, एक छोटा सा केक और कोई मजेदार कॉमेडी मूवी, ये सब कुछ वो अपनी पिछली जिंदगी में सिर्फ ख्वाब में सोच सकती थी। अब ये उसकी डेली लाइफ थी। उसने एक कोरियन कॉमेडी लगाई थी, लेकिन कुछ मिनटों बाद ही उसकी नजर खिड़की से कुकू पर पड़ी। आभा उसके बॉडी लैंग्वेज से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन उसका बर्फ जैसा सफेद फर अब पूरी तरह काला हो चुका था। अब सच में उसका नाम कुकू सूट कर रहा था। आभा ने कॉफी कप रख दिया और झुककर नीचे देखा। रंग बदलने के अलावा बाकी सब ठीक लग रहा था। चाल ढाल अभी भी वही कॉन्फिडेंट वाली थी। तब जाकर आभा को चैन आया। लेकिन जैसे ही उसने फिर से कॉफी उठाई, उसकी नजर वेदांत के सामने खड़ी किसी लड़की पर पड़ी। दूरी ज्यादा थी और वो लड़की मोटी विंटर जैकेट में ढकी हुई थी, तो पहचान में नहीं आ रही थी। वो वेदांत के सामने खड़ी कुछ बोल रही थी। न वो उसे हटा रहा था, न खुद हिल रहा था। आभा ने एक सिप लिया, उसकी आंखों में शरारती हंसी थी। कहीं ये लड़की वेदांत को पसंद तो नहीं आ गई। पहले जब भी कोई वेदांत से बात करने की कोशिश करता था, 2 सेकेंड में दफा हो जाओ सुनकर भाग खड़ा होता था। लेकिन ये लड़की पूरे 4-5 मिनट से खड़ी थी। फिर वो वेदांत के और करीब आई, शायद उसका हाथ पकड़ना चाह रही थी, लेकिन कुकू उससे पहले ही वेदांत के सामने आ गया और दांत निकालकर गुर्राने लगा। लड़की एकदम से पीछे हटी, फिर 2 सेकेंड कुकू को घूरा और उसके बाद दोबारा वेदांत से कुछ कहने लगी। इस बार वेदांत ने बस उसे इग्नोर किया और सीधा आगे बढ़ गया। चैप्टर 70। जैसे ही औरत ने वेदांत के पीछे मुड़कर देखा, वो शायद उसे कुछ पुकार रही थी, लेकिन वेदांत ने जरा भी ध्यान नहीं दिया और सीधा आगे बढ़ गया। आभा को हल्का सा अफसोस हुआ कि उसने दूरबीन लेकर इस औरत का चेहरा ठीक से देखने की कोशिश नहीं की। वेदांत के जाने के बाद वो औरत भी मुड़ी और सीधा 8 नंबर बिल्डिंग की तरफ निकल गई। थोड़ी ही देर में दरवाजे के बाहर कुकू की आवाज गूंजने लगी। आभा ने टेबलेट बंद किया और उठकर दरवाजा खोला। कुकू अंदर आते ही पूरी स्पीड में उसकी गोद में घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन आभा फुर्ती से पीछे हट गई और नाक सिकोड़ते हुए बोली, इतना गंदा होकर भी मेरे पास आने की हिम्मत कैसे हुई। कुकू को आभा की टोन से समझ आ गया कि वो उसकी हालत से खुश नहीं है और तुरंत बाथरूम की तरफ भाग गया। वेदांत दोनों अपार्टमेंट्स के बीच खड़ा था और बोला, मैं इसे अपने साथ नहलाने ले जाना चाहता था, लेकिन ये मना कर रहा था। सॉरी, तुम्हें परेशान किया। मैं बाद में तुम्हें कुछ देकर कंपेंसेट कर दूंगा। आभा ने बस हल्का सा सिर हिला दिया। आभा जब भी बाहर जाती थी खाली हाथ लौटती थी, कम से कम देखने में तो ऐसा ही लगता था। असल में वो जो भी सामान लाती थी वो सब उसकी स्पेस में स्टोर हो जाता था। लेकिन वेदांत, वो भी हर बार खाली हाथ क्यों लौटता था? सिवाय उन कुछ मौकों के जब उसने मीट लाकर दिया था, बाकी और कुछ लाते हुए उसे कभी नहीं देखा। तो जब वो कह रहा था कि वो उसे कुछ देगा, तो क्या वो सच में अपना ही कोई सामान निकाल कर देने वाला था? जो असॉल्ट राइफल उसने पिछली बार दी थी, क्या वो भी उसके घर का ही था? क्योंकि उस दिन वेदांत जब वापस आया था तो आभा ने उसे आते नहीं देखा था। अगर ऐसा था तो वेदांत का घर सच में एक खजाना होगा।
कुकू ने बाथरूम में लंबा वक्त बिताया, लेकिन फिर भी खुद को पूरी तरह साफ नहीं कर पाया। आखिरकार आभा को ही उसे अच्छे से नहलाना पड़ा, जब तक कि वो चमकने न लगे और महकने न लगे। फिर उसने पहले से तैयार किए हुए चिकन लेग्स उसके खाने के बर्तन में डाल दिए। कुकू ऐसे टूट पड़ा जैसे पिछले हफ्ते से भूखा हो। देखने से ही लग रहा था कि आज बाहर कुछ ज्यादा मेहनत करके आया है। अब जब कुकू सेट हो गया था, तो आभा ने अपने डिनर की तैयारी शुरू की। भारी भरकम नॉनवेज खाकर अब उसका मन उब गया था। आज उसे बस कुछ तीखा खाने का मन कर रहा था। उसने अपनी स्पेस से एक बाउल खट्टे तीखे नूडल्स निकाल लिया। बस 2-3 बाइट ही खाए थे कि डोरबेल बज गई। सिर्फ आवाज सुनकर ही आभा समझ गई कि वेदांत है। मुंह में अभी भी टोफू था, लेकिन फिर भी उसने जाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वेदांत ने हल्का सा नाक सिकोड़ लिया। आभा फटाफट टोफू निकल गई और उसे रुकने का इशारा करके अंदर जाकर जल्दी से कुल्ला कराई। क्या बात है? तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। वेदांत ने हाथ में पकड़ा हुआ एक काले कपड़े का पैकेट हल्के से हिलाया। क्या है इसमें? ग्रेनेड्स। आभा ने वेदांत की तरफ हैरानी से देखा, फिर धीरे से पैकेट की तरफ नजर घुमाई। तुम्हें ये कहाँ से मिले? ये सवाल बस हैरानी में निकल गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वेदांत सच में जवाब देगा, लेकिन उसने दिया। पहले से स्टोर कर रखे थे। आभा ने आईब्रो उठाई। तुम कहीं आर्म्स स्मगलर तो नहीं थे? नहीं। वेदांत पहले भी एक बार नए साल पर उसके घर आ चुका था। अब वो अजनबी तो थे नहीं, तो इस बार आभा ने बस दरवाजा खुला छोड़ दिया और एक तरफ खड़ी हो गई। वेदांत बिना कुछ कहे अंदर आ गया। सिर्फ औपचारिकता में आभा ने हल्के से पूछ लिया, खाना खाया? नहीं। इतना डायरेक्ट जवाब? आभा ने तो कुछ बनाया भी नहीं था, बस अपने लिए तीखे नूडल्स निकाला था। अब वो क्या करे? चुप रहकर बात घुमा दे या फिर औपचारिकता में पूछ ले कि खाना खाओगे? लेकिन अगर पूछ लिया और उसने हाँ कह दिया तो? वेदांत ने पूछा, इन्हें कहाँ रखूं? इन्हें सूखा और ठंडी जगह चाहिए। चलो इन ट्रीट्स की खातिर ही सही। आभा मुस्कुराई और बोली, अभी के लिए इसे शू कैबिनेट पर रख दो। डिनर यहीं करोगे? वेदांत ने सिर हिलाया, हाँ। आभा ने स्पाइसी नूडल्स और स्टिंकी टोफू साइड में रखे और किचन में खाना बनाने चली गई। 1 पॉट चावल, 3 डिश, आलू की कतरन और टमाटर एक स्क्रैम्बल। जब आभा डिशेस टेबल पर रख रही थी, वेदांत ने राइस सर्व की और चम्मच ले आया। कुछ सेकंड के लिए आभा को ऐसा लगा जैसे दोनों साथ रह रही हों, एक कपल की तरह। वो लोग जो कल ग्रुप में शामिल होने आए थे और फेल हो गए, उनके साथ क्या करने वाली हो? वेदांत ने पूछा। अपना ही ग्रुप ज्वाइन करवा रही हूँ। पक्की बात? आभा ने सीधा पूछा, कोई और अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे पास? वेदांत ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोला, फिलहाल तो नहीं। यही सबसे सही तरीका है, लेकिन आगे सतर्क रहना पड़ेगा। आभा ने सिर हिला दिया। उसने पहले भी इस बारे में सोचा था, लेकिन इससे बेहतर प्लान उसके दिमाग में नहीं आया। ये सब यूनिट ए के ही लोग थे। भले ही कई लोग अभी भी उसे आंखें दिखा रहे थे और मौका मिलते ही धोखा दे सकते थे, लेकिन वह इन सबको खत्म भी नहीं कर सकती थी। जब ये लोग खुद उसके पास मदद मांगने आए थे, तो वह इसी जरूरत का इस्तेमाल कर सकती थी, ताकि वे सब मिलकर यूनिट ए को सुरक्षित रखें। स्ट्रॉन्ग और केयरिंग दोनों बनने का सही बैलेंस कारगर साबित हो सकता था। वेदांत 3 दिन से बाहर था। इन दिनों आभा ने हर मूवमेंट पर ध्यान रखा। उस दोपहर जैसे ही वह झपकी लेने वाली थी, वंदना का मैसेज आया, यूनिट 2 के बहुत सारे लोग हमारे यूनिट 1 के गेट पर इकट्ठे हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि हमने उनके लोगों को कैद कर लिया और उन्हें छोड़ना पड़ेगा। नीचे प्रतीक और बाकी लोग पहले से मौजूद थे, लेकिन यूनिट 2 वाले बड़ी तादाद में आए थे और पूरा इरादा लेकर आए थे कि हंगामा करेंगे। आभा ने वंदना से कहा, कल जिन लोगों को मैंने दवाई दी थी, उन्हें नीचे बुलाओ। सब मिलकर गेट संभालेंगे। वंदना ने तुरंत मैसेज भेजे। जो रिप्लाई नहीं कर रहे थे, उनके दरवाजे खुद जाकर खटखटाए। कुछ ही देर में यूनिट 1 के और 10 से 15 लोग आ गए, जिससे दोनों ग्रुप की स्ट्रेंथ बराबर हो गई। यूनिट 2 का लीडर चिल्लाया, तुम लोगों को क्या हक है हमारे बंदों को पकड़ने का? ये मत समझना कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास एक औरत का सपोर्ट है, हम डर जाएंगे। अगर आज उन्हें छोड़ा नहीं, तो ये मामला यही नहीं रुकेगा। प्रतीक ने तंज कसा, हक? अरे भाई, तुम्हारे लोग खुद हमारी एरिया में आकर गड़बड़ कर रहे थे। हमने खुद यूनिट 2 में घुसकर किसी को नहीं पकड़ा, उल्टा तुम ही यहाँ ड्रामा करने आ गए हो। यूनिट 2 का लीडर अकड़कर बोला, 20वीं मंजिल वाली लड़की को नीचे बुलाओ, मैं उसी से बात करूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे उंगली दिखाए? बोलते बोलते प्रतीक ने एक कदम आगे बढ़कर उसकी उंगली झटक दी। यूनिट 2 के लोग तुरंत भड़क गए और गेट के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। यूनिट 1 वालों ने भी जवाबी रुख अपनाया और आगे बढ़कर उन्हें रोक दिया। जो पहले सिर्फ एक प्रदर्शन होना था, वो अब असली फाइट में बदल चुका था। यूनिट 1 वाले पहले सिर्फ हाजिरी लगाने आए थे, लेकिन सामने वाले इतनी अकड़ में थे कि जैसे पूरी यूनिट 1 को नेस्तनाबूद कर देंगे। इस तरह का सीधा चैलेंज कोई कैसे बर्दाश्त करता?
पहले जो सिर्फ एक शोफ था, अब पूरी भिड़ंत में बदल चुका था। प्रतीक की लीडरशिप में यूनिट 1 वालों ने यूनिट 2 की गैंग को ऐसा सबक सिखाया कि वो घायल हालत में भाग खड़े हुए। हालांकि प्रतीक को खुद भी एक दो चोटें आईं, लेकिन जीत के बाद उसे इनकी फिक्र नहीं थी। इस बीच आभा अपने लिविंग रूम के सोफे पर बैठी थी, लेकिन उसकी नजरें बेडरूम की दीवार पर जमी हुई थी। वो लोग जिन्हें नीचे कैद रखा था, आभा ने पहले ही छोड़ दिया था। यूनिट 2 के ये लोग सिर्फ बहाने से आए थे, असली मकसद था उसे घर से बाहर निकालना। पर उन्होंने ये नहीं सोचा था कि गेट पर खड़े आधे लोग पहले ही आभा के अंडर में आ चुके थे, जिससे उनका पूरा प्लान फेल हो गया। जो धमकाने आए थे वही मुंह लटकाकर भाग खड़े हुए। चैप्टर 71। तभी अचानक बेडरूम से हलचल की आवाज आई। आभा ने बंदूक कसकर पकड़ ली और बेडरूम की ओर टकटकी लगा दी। उसने पहले ही पूरी सिक्योरिटी सेटअप कर रखा था, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी 100% सेफ नहीं था। अगर कोई सच में उसकी दीवार तोड़कर अंदर घुस आया तो उसके हाथ में अभी भी बंदूक थी। जैसे ही कोई झांकेगा सीधा ऊपर भेज देगी। धड़ाम। फर्श तक हिल गया, लेकिन दीवार अभी भी खड़ी थी, बस कुछ मिट्टी झड़ गई थी। फिर सामने से एक के बाद एक चीखें गूंजने लगी। कुछ ही सेकंड में सब कुछ शांत हो गया। आभा ने काउंटर से एक सेब उठाया, एक बाइट ली और फिर मन ही मन सोचा, तरुण सच में काफी भरोसेमंद बंदा है। दूसरी तरफ यूनिट 2 के अपार्टमेंट 2002 में कुछ लोग तुरंत करंट लगने से मर गए थे। 2 अभी भी जिंदा थे, मगर हालत खस्ता थी। जमीन पर पड़े हुए हम फतेह उन्होंने सामने खड़े आदमी से गुहार लगाई। डॉक्टर प्रवीण, बचा लो हमें, प्लीज मदद करो। पूरी तरह से कवर अप किए सिर्फ आंखें दिखा रहे प्रवीण ने ठंडे नजरिए से उनकी ओर देखा। पहले तो ये डिसाइड कर लो कि मैं डॉक्टर हूँ भी या नहीं, और मान भी लिया कि हूँ तो भी तुम्हारी जैसी गंदगी पर दवाई बर्बाद नहीं करूंगा। तुम हमें ऐसे मरने दोगे? हमने तुम्हारी बात मानी थी, तभी आए थे। प्रवीण हंसा। तुम मेरी बात मानने नहीं आए थे, तुम्हें आभा और उसके सप्लाईज चाहिए थे। लेकिन चलो, तुम्हारे चलते एक एक्सपेरिमेंट टेस्ट हो गया। तुम्हारी तकलीफ कम करने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर उसने सोफे से 2 कुशन उठाए और दोनों के चेहरों पर जोर से दबा दिए। तभी दरवाजा खुला। डॉक्टर प्रवीण, मिशन फेल हो गया। भागते हुए एक आदमी अंदर आया और अंदर का नजारा देखकर जम गया। जमीन पर लाशें और पूरे कमरे में भुने हुए मांस की गंध। भूख से तड़प रहे लोगों के लिए ये बदबू नहीं थी, बल्कि कुछ और ही थी। प्रवीण ने धीरे धीरे खड़े होकर उसकी तरफ देखा। यूनिट 1 के लोग एक्टिव हो गए। आदमी ने झिझकते हुए सिर हिलाया। विनोद ने कहा था कि यूनिट 1 के लोग आभा से नफरत करते हैं और कभी उसके अंडर नहीं जाएंगे, लेकिन आज जब हम वहां गए तो उन्होंने हमें दरवाजे पर ही रोक दिया, घुसने तक नहीं दिया। प्रवीण हंसा। आभा के पास दवाई है, अगर वो किसी को अपनी साइड लेना चाहे तो ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। विनोद भी अब शायद सोच रहा होगा कि उसे क्या करना चाहिए। तो अब पहले यहाँ के लाशों का सफाया करो, और जहां तक यूनिट 1 की बात है उन्हें भूल जाओ। किसी और को आगे करने दो। किसी और को आगे कैसे करें? प्रवीण की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। अफवाह उड़ाओ, यूनिट 1 के लोगों ने वो दवाई खा ली है जिससे न्यूक्लियर रेडिएशन और वायरस दोनों से इम्यूनिटी मिलती है। अब उनके शरीर में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, और अगर किसी ने उनका मांस खा लिया तो वो भी ज़ोंबीज के खिलाफ इम्यून हो जाएगा। डॉक्टर प्रवीण, ये तो बहुत ज्यादा जहरीला खेल है। प्रवीण ने हल्का सा सिर झुकाया। अगर ये सच होता तो भी क्या तुम्हें जहरीला लगता? वो आदमी चुप हो गया। भूख, ठंड, वायरस और ज़ोंबीज, ये चारों चीजें धीरे धीरे इंसानियत को खा रही थी। अगर यूनिट 1 के लोग सच में वायरस से इम्यून थे तो वो भी उनके शरीर से एक टुकड़ा जरूर काटना चाहेगा। उधर रात में जब वेदांत लौटा तो उसे पता चला कि यूनिट 2 के लोग दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी दिलचस्पी दिखी। हमेशा डिफेंस में रहना ठीक नहीं, अब बारी हमारी है उन्हें जवाब देने की। आभा ने इस बारे में सोचा था। उसका नया नया रेनोवेट किया हुआ बेडरूम अब दीवारों से उखड़ी हुई पेंट की परतों से भरा पड़ा था। देखकर ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी तक कोई परफेक्ट तरीका नहीं सूझा था। अगर उसे बदला लेना था तो सीधे यूनिट 2 में घुसना पड़ता, लेकिन उससे वहां के लोग रिएक्ट करते। 20वीं मंजिल तक पहुंचने से पहले ही उन्हें रोक लिया जाता और उसकी अपनी टीम को भी अच्छा खासा नुकसान होता। नीचे से एंट्री मुमकिन नहीं थी, तो फिर एक ही रास्ता बचा था, दीवार के रास्ते जाना, जैसे सामने वाले लोगों ने किया था। लेकिन दीवार बुलेट प्रूफ स्टील पैनल से बनी थी, उसे तोड़ना नामुमकिन था, और अगर वो तोड़ भी सकती तो भी नहीं करती, क्योंकि इसका मतलब था औरों के लिए भी रास्ता खोल देना। कोई आइडिया है? आभा ने पूछा। वेदांत बोला, तुम्हें पिछले बार ग्रेनेड दिए थे ना? आभा की आंखें चमक उठीं। ओह शिट, मैं ये इम्पोर्टेंट चीज भूल कैसे गई?
यूनिट 2 का अपार्टमेंट 2002 सिर्फ उसकी दीवार से सटा नहीं था, बल्कि दोनों के बालकनी भी साइड बाय साइड थी, साउथ की ओर फेस करती हुई। गोलियां और तीर दिशा नहीं बदल सकते, लेकिन ग्रेनेड बदल सकता था। उसकी खिड़की बुलेट प्रूफ और एक्सप्लोजन प्रूफ थी, लेकिन पड़ोसी की नहीं थी। सिर्फ एक ग्रेनेड और पूरी खिड़की उड़ जाएगी। आभा ने स्माइल देते हुए कहा, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। क्या खाना है? आज तुम जो कहोगे वही बनेगा। वो मूड में थी, और अच्छा मूड मतलब बेस्ट कुकिंग। वेदांत ने कहा, डम्पलिंग्स बना सकती हो? आभा ने सिर हिलाया। हाँ, पिछले बार काफी बच गए थे। मैं फ्रीजर से निकाल लाती हूँ। उसने फ्रिज खोला, लेकिन इसी बहाने अपनी स्टोरेज स्पेस से डम्पलिंग्स निकाल लिए और किचन में चली गई। बॉयल करने से लेकर खाने तक सिर्फ आधे घंटे में सब खत्म। डिनर के बाद जब वेदांत टेबल क्लीन करने में हेल्प कर रहा था, उसने पूछा, तुम कब अटैक करने वाली हो? आज रात। वेदांत ने सिर हिलाया। तो करने से पहले मुझे बुला लेना। आभा ने बिना सोचे हाँ कर दी। वो दोनों सर्वाइवल पार्टनर थे, अगर एक फेल हुआ तो दूसरा भी फंस जाएगा। सबसे जरूरी बात, उसे खुद पर इतना भरोसा नहीं था। उसकी आर्म स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं थी, और ग्रेनेड कैसे यूज करते हैं इसकी नॉलेज भी नहीं थी। अगर गलत एंगल से फेंका और वो पहले ही फट गया, या फिर खिड़की से टकराकर बिना ब्लास्ट किए गिर गया, तो पूरा प्लान फेल हो जाता। ये काम वेदांत के बस का था। रात के 2 बजे आभा उठी और वेदांत के दरवाजे पर टॉक टॉक किया। जैसे ही उसने हाथ हटाया, दरवाजा खुल चुका था। तुम सोए नहीं थे? आभा ने पूछा। नहीं। चलो। फिर वो दोनों बालकनी में आए। आभा ने खिड़की खोली और ठंडी हवा झटके से अंदर घुसी। उसने झटपट अपनी जैकेट को और कस लिया। वेदांत ने सिर बाहर निकाला, बालकनी की दूरी नापी, फिर हवा का अंदाजा लगाया। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने कहा, जाओ ग्रेनेड ले आओ। आभा भागी और कुछ ही सेकंड में 2 ग्रेनेड लेकर लौटी। वेदांत ने एक ग्रेनेड उठाया, थोड़ा तौला, आंखें बंद करके मेंटल कैलकुलेशन किया, फिर अचानक आंखें खोलकर फेंक दिया। आभा कुछ सोच भी नहीं पाई थी कि बूम! पहला ग्रेनेड सीधा पड़ोसी की खिड़की के पास फटा। ग्लास चकनाचूर हो गया। ब्लास्ट की गूंजती हुई आवाज रात के सन्नाटे को चीर गई और कई लोग हड़बड़ाकर उठ गए। 1 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। फिर वेदांत ने दूसरा ग्रेनेड सीधा अपार्टमेंट 2002 के अंदर फेंक दिया। आभा ने उसकी स्मूथ, परफेक्ट मूवमेंट देखी और मन ही मन इम्प्रेस हो गई। उसे भी ये सीखना पड़ेगा। अगर वो पूरी तरह नहीं सीख सकती, तो थोड़ा बहुत तो सीख ही सकती थी। दूसरी बार धमाका पहले से हल्का था, लेकिन डैमेज पहले से कई गुना ज्यादा। आखिर इस बार धमाका घर के अंदर हुआ था। चैप्टर 72। अपार्टमेंट 2002, यूनिट 2। प्रवीण ने खुद को संभाला, चेहरे से धूल झाड़ी और जल्दी से बेड पर जा बैठा। किस्मत अच्छी थी कि उसने शीशा टूटने की आवाज सुनते ही लिविंग रूम में जाने के बजाय बेडरूम के दरवाजे पर ही रुकने का फैसला किया, वरना अब तक तो उसकी बॉडी के टुकड़े बिखरे पड़े होते। ग्रेनेड का लेवल बारूद से कहीं ऊपर होता है। भले ही वो बालकनी के पास नहीं था, लेकिन ब्लास्ट की वेव्स ने उसे सीधा बेड से टकरा दिया। लिविंग रूम अब सिर्फ एक ठंडी, टूटी फूटी कंक्रीट की बॉक्स जैसी जगह थी। बेडरूम अभी तक सलामत था, लेकिन खुली बालकनी से आती -40 से 50 डिग्री सेल्सियस वाली हवा पूरे अपार्टमेंट को फ्रीजर बना रही थी। होश में आते ही प्रवीण ने बेडरूम का दरवाजा बंद किया, खुद को कंबल में लपेटा और सोचना शुरू किया। इस लेवल का प्लान सिर्फ एक इंसान का हो सकता था, आभा। सुबह उसने कुछ लोगों को हायर किया था कि वे दोनों अपार्टमेंट्स की कॉमन वॉल उड़ा दें, लेकिन वो फेल हो गए। और अब रात होते होते आभा ने 2 ग्रेनेड फेंककर उसे मरने की कगार पर पहुंचा दिया था। उसने आभा को हल्के में ले लिया था। बालकनी के फ्लोर टू सीलिंग विंडोज अब सिर्फ टूटे हुए टुकड़े थे। बाहर पागल करने वाली ठंड थी। बेडरूम का दरवाजा बंद करने के बावजूद ठंडी हवा रूम के अंदर आ रही थी। प्रवीण ने अलमारी खंगाली कि शायद कोई और कंबल मिल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं था। अपार्टमेंट के ओरिजिनल ओनर्स, एक बुजुर्ग कपल, कई महीनों पहले एक होम इन्वेशन में मारे जा चुके थे। जो कुछ भी काम का था वो पहले ही लूट लिया गया था। उसके पास बस वही कंबल था जो वो खुद अपने घर से लाया था। ठंडी हवा की वजह से उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। उसने लिविंग रूम में रखे टूटे हुए सोफे के कवर के बारे में सोचा। शायद वो थोड़ी गर्मी दे दे, लेकिन उसने जाने की हिम्मत नहीं की। क्या पता अगला ग्रेनेड कब आ जाए। उसने खुद को गर्म रखने के लिए वहीं पर जॉगिंग शुरू कर दी। अब यहाँ एक पल भी और रुकना सेफ नहीं था। प्रवीण ने फैसला कर लिया, सुबह होते ही वो ये जगह छोड़ देगा। आभा के अपार्टमेंट में आभा ने वेदांत को कॉफी का कप पकड़ाया। ये लो, थोड़ी गर्मी मिल जाएगी। फिर उसने कैजुअली पूछा, मैंने नोटिस किया कि तुमने ग्रेनेड फेंकने से पहले थोड़ी देर सोचा और दोनों एक साथ नहीं फेंके। कोई खास वजह? उसने खिड़की थोड़ी खुली छोड़ दी थी। ठंडी हवा अंदर आ रही थी, लेकिन वेदांत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो असल में कॉफी पीने के मूड में नहीं था। एक तो उसे इसका टेस्ट पसंद नहीं था, ऊपर से कैफीन उसे जागता रखता।
लेकिन जब उसने आभा को उसे क्यूरियस होकर देखते हुए देखा तो उसने कप उठाया और एक सिप ले लिया। 20वीं मंजिल से ग्रेनेड फेंकना और ग्राउंड फ्लोर से फेंकना अलग चीजें हैं। सिर्फ डिस्टेंस ही नहीं, हवा की स्पीड भी एक फैक्टर होती है। इन सब वेरिएबल्स को ध्यान में रखकर फोर्स और डायरेक्शन को सही से एडजस्ट करना पड़ता है। मैंने पहले ही हवा की स्पीड कैलकुलेट कर ली थी। कई बार अपने दिमाग में सिमुलेशन रन किया। शुक्र है पहली ही बार में सही एंगल लग गया। आभा दंग रह गई। उसे नहीं पता था कि ग्रेनेड फेंकने में इतना दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसीलिए वेदांत रात भर सोया नहीं था। वो अपने दिमाग में ग्रेनेड थ्रो करने के सिमुलेशंस चला रहा था। ये बंदा डिटेलिंग के मामले में अलग ही लेवल पर था। और रही बात देरी की, वेदांत ने आगे कहा, तो वो इसलिए क्योंकि लोगों का नेचुरल रिएक्शन होता है कि जब कोई तेज आवाज सुनते हैं तो चेक करने जाते हैं कि क्या हुआ। इस टाइम पर लोग सो रहे होते हैं। जैसे ही पहला धमाका सुनाई दिया, आदमी बेड से उठेगा, लिविंग रूम तक पहुंचेगा। इसमें 1 से 2 मिनट लगते हैं। हमारा मकसद सिर्फ खिड़कियां उड़ाना नहीं था, हमें उसे खत्म करना था। इसलिए हमने वेट किया कि वो लिविंग रूम तक आए और फिर दूसरा ग्रेनेड फेंका। परफेक्ट टाइमिंग। आभा ने इम्प्रेस होकर जुबान दबाई और वेदांत को एक ठोस थम्स अप दिया। अब इसे कहते हैं असली एक्सपर्ट। जब उसने वेदांत को कॉफी पूरा खत्म करते देखा तो आभा को लगा कि शायद उसे सच में पसंद आई। और चाहिए? वेदांत ने कप की तरफ नजर डाली जो अब खाली हो चुकी थी। उसने सिर हिलाया, नहीं, मैं चलता हूँ। तुम भी जल्दी सो जाओ। अब 2 यूनिट के 2002 से तुम्हें कोई तंग करने नहीं आएगा। थैंक यू। आभा ने वेदांत को दरवाजे तक छोड़ा और फिर अपने बेडरूम में जाकर चैन की नींद सो गई। लेकिन वेदांत की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उस कप कॉफी की वजह से उसने पूरी रात बॉक्सिंग प्रैक्टिस में निकाल दी। अगली सुबह 2 यूनिट के 2002 में जो हैंड ग्रेनेड गिरा था, उसकी खबर पूरे अपार्टमेंट में जंगल की आग की तरह फैल गई। सिर्फ 2 यूनिट ही नहीं, बल्कि 1 यूनिट वाले भी सब जान चुके थे। जो पहले ही आभा की साइड आ चुके थे, वो अपनी चॉइस से काफी खुश थे। लेकिन विनोद के साथ खड़े लोग अब टेंशन में आ चुके थे। एक तरफ तो उन्हें डर था कि अगर कभी वो इन्फेक्टेड हो गए तो उनके पास दवा नहीं होगी। दूसरी तरफ उन्हें ये भी टेंशन थी कि आभा कहीं उनसे बदला न ले ले। पहले आभा अकेले अपने दम पर लड़ती थी, लेकिन अब उसके पास अपने लोग थे। अब उसे कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी, बस एक इशारा और कोई उसके लिए सामने वाले को सबक सिखाने को तैयार रहता। इसी डर से विनोद भागा वैभव के पास। उसने दरवाजे पर कई बार दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। झुंझलाकर उसने ताला तोड़ दिया और अंदर घुसते ही सन्न रह गया। कमरा पूरा खाली था, एक बेड तक नहीं बचा था। उसी वक्त विनोद को समझ आया कि उसके साथ गेम खेला गया है। वैभव ने उसे बहला फुसलाकर नीचे बंद लोगों को छुड़वाया, 2 यूनिट वालों से मिलजोल बढ़ाने को कहा और बदले में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ना तो प्रवीण से कोई दवाई मिली और ऊपर से आभा को दुश्मन बना लिया। गुस्से से भरा विनोद आधे घंटे तक वैभव को कोसता रहा, लेकिन कुछ भी बदल नहीं सकता था। वैभव तो पहले ही रफूचक्कर हो चुका था और सारा पंगा विनोद के मत्थे मर गया था। अगली सुबह आभा उठते ही सीधे 1701 पहुंची, वैभव का हिसाब किताब चुकता करने। कई बार उसने लोगों को भड़काया, दरवाजे तोड़वाए, दीवारें गिराने की साजिशें रची। और अब जो कुछ भी हो रहा था उसमें भी उसी का हाथ दिख रहा था। अगर इस बार उसे नहीं सबक सिखाया तो फिर उसका नाम आभा नहीं। लेकिन अफसोस, वो एक कदम देर से पहुंची। गुस्से में उसने दरवाजे पर जोर से लात मारी। हरामखोर भागने में एक्सपर्ट निकला। 1701 से बाहर निकलते ही उसने नीचे से शोरगुल सुना। कोई घबराए हुए चिल्ला रहा था, ज़ॉम्बी। नामुमकिन। हर घर में अलर्टनेस टॉप लेवल पर थी। अगर किसी को भी इन्फेक्शन का जरा भी शक होता तो तुरंत सफाया कर दिया जाता। पिछले कुछ दिनों में कोई नया केस नहीं आया था। ऊपर से इन 2-3 दिनों में लोग बिल्डिंग में काफी घूम फिर रहे थे। अगर कोई ज़ॉम्बी बचा होता तो अब तक निकल आता। 17वीं मंजिल की सीढ़ियों पर खड़ी आभा ने नीचे का सीन सुनने की कोशिश की। दरवाजे पर किसी चीज के टकराने की आवाजें आ रही थी। वो नीचे जाने ही वाली थी कि तभी कुकू ऊपर से दौड़ता हुआ आया। उसने आभा के पास रुककर अजीब सा गुर्राना शुरू कर दिया। पहले कभी ऐसा नहीं किया था। कुकू का पूरा शरीर सतर्क था और उसकी नजरें सीढ़ियों से नीचे अटकी हुई थी। कुकू का ऐसा बिहेवियर देखकर आभा को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने तुरंत ऊपर जाकर अपना फोन उठाया और प्रतीक और वंदना से कांटेक्ट करने की कोशिश की। वंदना को उसने एक मैसेज भेजा ही था कि तभी फोन पर बैक टू बैक नोटिफिकेशन आने लगे, सारे के सारे एसओएस। आभा, नीचे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं, जल्दी कुछ करो। आभा, नीचे से ज़ॉम्बीज ऊपर आ रही हैं, 11-12वीं मंजिल तक पहुंच चुके हैं। ज़ॉम्बीज? एक नहीं बल्कि पूरे के पूरे ग्रुप में। वंदना की तरफ से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया था। टेंशन में आभा ने बिना देरी किए प्रतीक को कॉल लगा दिया। चैप्टर 73। वंदना को भेजा व्हाट्सएप मैसेज अभी तक सीन भी नहीं हुआ और प्रतीक की कॉल भी नहीं लग रही थी। आभा को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने दरवाजा लॉक किया,
कुकू को उठाया और सीधा नीचे जाने के लिए निकली। लेकिन जैसे ही मुड़ी, सामने वेदांत अपने घर से बाहर आता दिखा। कहीं जा रही हो? आभा बोली, नीचे ज़ॉम्बीज दिखे हैं और शायद एक से ज्यादा हैं। मैं जाकर देखती हूँ क्या सीन है। मैं भी चलता हूँ। आभा बोली, हम दोनों चले गए तो घर कौन देखेगा? वेदांत ने शांत लहजे में कहा, हमारी बिल्डिंग के लोग तब तक ऊपर नहीं आएंगे जब तक उन्हें पता है कि हम यहीं हैं। इस फ्लोर के लोग तो भूल ही जाओ, बाकी टावर वालों में भी इतना दम नहीं कि हमारी मौजूदगी में ऊपर आने की हिम्मत करें। वैसे भी वो दोनों नीचे ही थे। कोई भी ऊपर आना चाहता तो पहले उन्हें क्रॉस करना पड़ता। आभा ने हामी भरी। दोनों कुकू के साथ नीचे उतर गए। आभा पहले भी ज़ॉम्बीज को निपटा चुकी थी। उसने जो देखे थे उनकी पहचान ब्लड रेड आंखों, बेतरतीब हरकतों और बिना दिमाग के बस काट नचवाने की कोशिशों से होती थी। लेकिन जो आज सामने थे वो कुछ अलग ही लेवल के लग रहे थे। सिर्फ आंखें ही नहीं, उनके बाल भी लाल हो चुके थे और स्किन के नीचे महीन लाल नसें साफ दिख रही थी। दरवाजे पर जोर जोर से हथौड़े की तरह वार कर रहे दो ज़ॉम्बीज ने उनकी आहट सुनते ही गर्दन घुमा ली। अपार्टमेंट 901 का वही आदमी जो कभी नॉर्थ ईस्ट का बंदा हुआ करता था, और उसके साथ वाली ज़ॉम्बी शायद उसकी बीवी। आभा को याद आया कि उसने काफी दिनों से 901 वाले का कोई अपडेट नहीं सुना था। उसने तो सोचा था कि वो मर चुका होगा, क्योंकि जिन जिन लोगों को वैभव ने इस्तेमाल किया था उनमें से ज्यादातर का हाल बुरा ही हुआ था। पर ये नहीं सोचा था कि वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। 901 की वो ज़ॉम्बी पल आभा और वेदांत की तरफ उसी अंदाज में देखने लगी जैसे भूखे भेड़िए शिकार को देखते हैं। उन्होंने एक लंबी भयानक चीख मारी और सीधा उन पर झपट पड़े। स्पीड इतनी तेज थी कि आभा का दिमाग घूम गया। इससे पहले उसने जितने भी ज़ॉम्बीज देखे थे ये उन सबसे तेज थे। आभा ने झट से अपनी ट्राइएज स्वॉर्ड निकाली और 901 वाले बंदे से भिड़ गई। उसे बस इतना पता था कि वो आदमी नॉर्थ ईस्ट का था, काफी मस्कुलर और ताकतवर। अब जब वो ज़ॉम्बी बन चुका था तो बस ताकत ही नहीं, उसकी स्पीड और मूवमेंट्स भी किसी फाइटर से कम नहीं थे। उसकी बॉडी देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इतनी जल्दी अटैक करेगा। आभा की तलवार उसकी बॉडी में गहरे उतर गई, लेकिन बंदे को जैसे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। वो बिना रुके फिर से आभा की तरफ झपटा। आभा ने तलवार कसकर पकड़ी और सही टाइमिंग पर उसके दिल में वार करने की प्लानिंग की। तुम फीमेल वाले को देखो, इसको मैं निपटाता हूँ, वेदांत ने सामने आते हुए कहा। आभा ने आंखें घुमाई। बेहतर होगा कि मैं इसे करूं, तुम्हारे पास कोई हथियार भी नहीं है। ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं थी। बिना हथियार के इन्हें मारना नामुमकिन था। आभा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वेदांत ने अपनी जेब या कमर से कुछ निकाला, एक छोटी सी मेटल रॉड। एक सेकंड में जैसे कोई जादू हो वो रॉड फुल साइज मेटल बैट में बदल गई, वही बैट जिससे उसने पहले ज़ॉम्बीज को पीटा था। 901 की ज़ॉम्बी पल के बीच जैसे कोई सीक्रेट कनेक्शन था। जब फीमेल ज़ॉम्बी ने देखा कि उसका पार्टनर दो लोगों के सामने कमजोर पड़ रहा है तो वो भी झगड़े में कूद पड़ी। अब आभा और वो ज़ॉम्बी लेडी आमने सामने थे, जबकि वेदांत 901 वाले से भिड़ गया। इस मोमेंट पर आभा कंफर्म हो गई, ये ज़ॉम्बीज नॉर्मल नहीं थे। पहले जो ज़ॉम्बी बने लोग थे वे इतने फुर्तीले नहीं थे और न ही इस तरह टीम वर्क दिखाते थे। लेकिन भले ही इनकी एवोल्यूशन हो चुकी थी, आभा को फर्क नहीं पड़ता था। उसने पलक झपकते ही अपनी ट्राइएड स्वॉर्ड फीमेल ज़ॉम्बी के सीने में घोंप दी। जैसे ही वो नीचे गिरी, वेदांत ने भी एक ही झटके में मेटल बैट से 901 वाले की खोपड़ी उड़ा दी। डेड बॉडी सीधे सीढ़ियों पर ढेर हो गई। ये ज़ॉम्बीज अपग्रेड हो चुके हैं, वेदांत ने कहा। आभा ने सिर हिलाया। अब सवाल ये है, ये इवोल्यूशन हुआ कैसे? चलो उसके घर जाकर देखते हैं। आभा और वेदांत सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अपार्टमेंट 901 के दरवाजे तक पहुंचे। वो सीधे दरवाजा खोलने नहीं दौड़े, पहले खुद को फाइट के लिए रेडी किया और फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। ऐसे केसेस में जहां पति पत्नी दोनों ही ज़ॉम्बी बन चुके हों, 90% चांस होता है कि बाकी फैमिली मेंबर्स भी संक्रमित हो चुके होंगे। आभा को याद था कि 901 में एक बच्चा भी था। अब तक उन्होंने सिर्फ एडल्ट्स को देखा था, बच्चा अभी तक गायब था। कहीं वो घर के अंदर छुपा तो नहीं है? वेदांत ने आंखों से इशारा किया कि आभा थोड़ा पीछे हट जाए। फिर उसने आगे बढ़कर झटके से दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक बच्चा उन पर झपटा। लेकिन अब उसे बच्चा कहना सही नहीं था, क्योंकि वो भी अब ज़ॉम्बी बन चुका था। उसी कपल की तरह लाल आंखें, लाल बाल और सुपरफास्ट स्पीड। आभा कुछ करने ही वाली थी कि वेदांत ने एक झटके में अपनी रॉड घुमाई और छोटे ज़ॉम्बी का काम तमाम कर दिया। जैसे ही घर का दरवाजा खुला, आभा को एक अजीब सी स्मेल महसूस हुई, खून और मांस की बदबू। लेकिन ये नॉर्मल मांस की स्मेल नहीं थी, ये कुछ अलग थी। नाक ढकते हुए आभा बोली, ये क्या स्मेल है? बहुत अजीब लग रही है। वेदांत ने सीधे जवाब दिया, इंसानी मांस। आभा एक सेकेंड के लिए ठिठकी, लेकिन ज्यादा हैरान नहीं हुई। उसकी पिछली लाइफ भी कुछ कम डरावनी नहीं थी। एपोकैलिप्स में सरवाइव करने के लिए इंसान अपनी इंसानियत भूल चुका था। कैनिबलिज्म यानी इंसानों को खाना अब आम बात थी।
किचन में जाकर उन्हें कुछ हथपके मांस के टुकड़े और इंसानी हड्डियां मिली। बाकी घर में कुछ अजीब नहीं था। आभा ने सिर झटकते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक कोई डायरेक्टली न्यूक्लियर रेडिएशन से इन्फेक्टेड फूड ना खाए, इतनी जल्दी म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। वेदांत ने किचन की तरफ देखा और कहा, शायद दिक्कत इन लाशों में ही है। वाकई घर में खाने के नाम पर बस वो लाशें ही पड़ी थी और उन्हें ये तक नहीं पता था कि वो लाशें आई कहां से थीं। 901 से बाहर निकलते ही आभा की मुलाकात प्रतीक से हुई। आप लोग ठीक हो? प्रतीक की शर्ट पर खून के धब्बे थे। साफ था कि उसने भी अभी अभी एक फाइट खत्म की थी। आभा ने पूछा, तुम्हें भी ज़ॉम्बी मिले? प्रतीक ने सिर हिलाया, हाँ, एक बच्चा था, मैंने खत्म कर दिया। लेकिन ये ज़ॉम्बी बाकियों से अलग था। इतना छोटा बच्चा होने के बावजूद उसकी ताकत मुझसे ज्यादा थी। आभा ने कंफर्म किया, 901 में सिर्फ वही कपल और 2 बच्चे थे ना? प्रतीक सोच में पड़ गया, फिर बोला, हाँ शायद। सुना था कि वो लोग नॉर्थ ईस्ट से आए थे, पूरी फैमिली बस 4 लोगों की थी। अगर सिर्फ 4 ही लोग थे तो अब वहाँ और कोई ज़ॉम्बी नहीं होना चाहिए। लेकिन सेफ्टी के लिए आभा ने प्रतीक को बिल्डिंग की पूरी दोबारा तलाशी लेने के लिए कहा, कोई भी ज़ॉम्बी बचा तो नहीं। साथ ही उसने उसे ये भी कहा कि पता लगाए कि एक सेंट यूनिट में किसी ने हाल ही में कोई लाश लाकर खाई तो नहीं। जैसे ही लाश लाकर खाना शब्द प्रतीक के कानों में पड़े, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कभी ये सब खुद एक्सपीरियंस नहीं किया था, इसलिए इस बारे में सोचकर ही उसे अजीब लग रहा था। लेकिन आभा के ऑर्डर उसने सीरियसली लिए और तुरंत कुछ लोगों को इकट्ठा करके जांच शुरू कर दी। जब आभा घर पहुंची तो उसे वंदना का मैसेज मिला, मैं अभी बाहर से लौट रही थी, एक ज़ॉम्बी से सामना हो गया, बस चाहते निकली, लेकिन अब सेफली घर पहुंच गई हूँ, कोई चोट नहीं आई। सुना है तुमने उन ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया। आभा, तुम तो हमारी लाइफ सेवर हो। वैसे एक बात बतानी थी। चैप्टर 74। क्या हुआ? वंदना का जवाब झट से आ गया। अफवाह फैली है कि 5 नंबर बिल्डिंग यूनिट ए के लोगों ने कोई एंटी रेडिएशन दवा ली है, जिससे उन्हें ज़ॉम्बी से इम्यूनिटी मिल गई। और अब लोग ये मान रहे हैं कि अगर वे हमारा मांस खा लें तो उन्हें भी ज़ॉम्बी से इम्यूनिटी मिल जाएगी। ये सुनते ही आभा का चेहरा सख्त हो गया। ये अफवाह कि उसके पास दवाई और सामान है उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। दवाई और सप्लाई चुराना मुश्किल होता, लेकिन किसी को मारना, पूरे यूनिट ए के लोगों को टारगेट करना, वो तो बच्चों का खेल था। आभा को अच्छी तरह पता था कि इस सर्वाइवल मोड में इंसान जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने वंदना से कहा, समझ गई, ये बात सबको बता दो ताकि मेंटली प्रिपेयर रहें। मैं प्रतीक को कहती हूँ कि वो लोगों को ग्रुप्स में बांटे और एंट्रेंस पर गार्ड ड्यूटी लगवाएं। इसके बाद आभा ने वेदांत को भी ये खबर दे दी। वेदांत हल्का सा मुस्कुराया, मास्टर स्ट्रोक है ये। आभा ने सिर हिलाया, सच में, लेकिन यहाँ हर कोई अपनी जान बचाने में लगा है। जो हम पर हमला करने वाले हैं उन्हें भी जीना है और यूनिट ए के लोग भी मरना नहीं चाहते। कौन जीतेगा ये तो वक्त ही बताएगा। इस बीच प्रतीक ने पूरी यूनिट ए को ऊपर से नीचे तक स्कैन करवाया। जब यह कंफर्म हो गया कि अंदर कोई ज़ॉम्बी नहीं बचा, तब उसने आभा को फोन करके रिपोर्ट दी। यह बेस्ट सिचुएशन थी। अगर कोई 901 वाले ज़ॉम्बीज जैसा घातक क्रिएचर अंदर छिपा रह जाता तो हालात और खराब हो सकते थे। आभा ने प्रतीक को अफवाह के बारे में डिटेल में बताया और कहा कि वो गार्ड्स को शिफ्ट्स में ड्यूटी पर लगाए ताकि कोई भी घुसपैठ करने की कोशिश न कर सके। ये अफवाह किसने उड़ाई? खुलेआम हमें शिकारी जानवरों के आगे डाल दिया। घिनौनी हरकत है ये। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अगर किसी ने यहाँ कदम रखने की हिम्मत भी की तो पहले अपने भेजे उड़ते देखेगा। वंदना ने पूरे यूनिट को अलर्ट कर दिया, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी यकीन नहीं था। उन्हें लगा कि ये सब बेवजह की पैनिक क्रिएट करने वाली बातें हैं। लेकिन उसी रात 2 ग्रुप हमला करने आ गए। अगर प्रतीक वहां न होता तो जो लोग गार्ड ड्यूटी पर थे, जो अपनी हुडी में सिर झुकाए बैठे थे, जिनके हाथ जैकेट की स्लीव्स में थे, उन सबको नींद में ही काटकर टुकड़ों में बदल दिया जाता। जब हमलावरों ने चिल्लाते हुए कहा, पूरा शरीर न मिले तो कोई बात नहीं, हाथ पैर ही काट लो, तब जाकर यूनिट ए के लोगों को एहसास हुआ कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। ये लूटपाट या मर्डर नहीं था। इस बार हमलावर उनके शरीर के टुकड़े चाहते थे, जिंदा या मुर्दा। हालांकि प्रतीक की बदौलत किसी का हाथ पैर नहीं कटा, लेकिन कुछ लोग फिर भी घायल हो गए। छोटे प्रतीक, आज तू नहीं होता तो हम सबकी लाशें पड़ी होती। लाशें? हमें तो ऐसे काटा जाता जैसे मीट मार्केट में कोई गाय भैंस काट रहा हो। ये लोग पागल हो चुके हैं। ऐसी बकवास बातों पर यकीन करके अपने ही जैसे इंसानों को खाने पर उतर आए। अब इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। शुक्र मनाओ कि आभा ने हमें पहले से अलर्ट कर दिया और बचाव का इंतजाम कर लिया, वरना आज यूनिट एक कसाईखाना बन चुका होता। रात को ड्यूटी पर मौजूद लोगों में कुछ पहले से आभा के सपोर्टर्स थे तो कुछ बाद में मजबूरी में उसके ग्रुप से जुड़े थे। लेकिन फर्क नहीं पड़ता, अब सबके पास खोने के लिए कुछ न कुछ था। सबके परिवार थे जिन्हें वो मरते हुए नहीं देख सकते थे।
अगर आज वो खुद को नहीं बचाते तो उनके घर वालों का हाल उनसे भी बुरा होता। प्रतीक ने घड़ी की तरफ देखा और बाकी गार्ड्स से कहा, जैसे ही अगली शिफ्ट आए तुम सब थोड़ा आराम कर लेना। आने वाले दिनों में ऐसे अटैक्स और होंगे। अगर हमें अपने परिवार को बचाना है तो एक साथ मिलकर लड़ना होगा। जब खुद पर बीती तब समझ आया कि वो लोग कितने पागल थे। पहली नाइट वॉच टीम में सब मेंटली प्रिपेयर थे कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूसरी टीम जीरो प्रिपरेशन, और उनके पास प्रतीक भी नहीं था। कुछ लोग खड़े थे, कुछ बैठे बातें कर रहे थे जैसे ये बस एक मामूली सा काम हो। कुछ तो यही सोच रहे थे कि आभा ने उन्हें बेवजह परेशान करने के लिए ये सब किया है। आखिर इनमें से कई लोगों ने पहले आभा को सेल्फिश कहकर ब्लेम किया था। कुछ तो सीक्रेटली यूनिट 2 में जाने के प्लान में थे। अगर वो डॉक्टर जो दवाई बना सकता था यूनिट 2 से गायब न हुआ होता तो शायद ये लोग इतनी जल्दी आभा के सामने झुकते भी नहीं। तुम्हें लगता है वो अफवाह सच है? किसी ने पूछा। पता नहीं, पर अब आभा की बात माननी ही पड़ेगी। वो जो कहेगी करना पड़ेगा। क्या तुम मना कर सकते हो? क्या तुम कह सकते हो कि नहीं करोगे? क्या पता, हम बस उसके लिए ढाल हैं, असली टारगेट तो वो ही है। उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि उसकी पीठ में चाकू घुस गया। अंदर के लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही खून की बौछार उड़ गई और 2 भुजाएं हवा में लहराते हुए नीचे आ गिरी। किसी को मार दिया। ये लापरवाह बेफिक्र गार्ड्स अभी शौक में ही थे कि 7-8 हथियारबंद लोग अंदर घुस आए और सीधे चाकू चलाने लगे। मरना जीना मायने नहीं रखता था। अगर उनके शरीर से कुछ मांस काट कर निकाल लिया तो वही काफी था। कुछ ही मिनटों में यूनिट 1 का गेट खून और कटेफटे शरीरों से भर गया। 2 लोग मारे गए, कई बुरी तरह घायल हो गए। अगर प्रतीक ने तीसरी टीम को जल्दी बुला न लिया होता तो दूसरी टीम में कोई भी जिंदा न बचता। तीसरी टीम के आते ही हमलावर अपने इनाम समेटकर भाग निकले। उनके लिए ये किसी इंसान का शरीर नहीं था, उनके लिए ये खाना था, एक अमृत, एक जादुई इलाज। जब तीसरी टीम ने एंट्रेंस का हाल देखा तो उनकी रूह कांप गई। सच कहें तो ड्यूटी पर आने से पहले उनमें से कुछ को ये रात की गार्ड ड्यूटी वाला आइडिया पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने कटेफटे शरीर देखे, किसी की कटी हुई बाजू, किसी की आधी कटी हथेली, किसी की चेहरे से उतरी खाल, तो उनके सारे गिले शिकवे डर में बदल गए। ये लोग क्या थे, इंसान या शैतान? उनके लिए यूनिट 1 के लोग बस 2 पैरों वाले जानवर थे जिन्हें मारा और खाया जा सकता था। तीसरी टीम अब 1 सेकंड के लिए भी ढीली नहीं पड़ी। आंखें फाड़कर पूरी रात पहरा दिया। उस रात और कोई हमला नहीं हुआ। सुबह जब आभा को रात की पूरी कहानी पता चली तो उसने कुकू को खाना खिलाते हुए बस इतना कहा, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। तुम उन्हें बताओ कि बारिश आने वाली है, छाता रख लो। लेकिन वो सोचते हैं कि तुम बस छाते बेचने के लिए ये कह रहे हो। फिर जब सच में बारिश आ जाती है तो पछताते हैं, या फिर तुम्हें ही ब्लेम करते हैं कि तुमने और जोर देकर क्यों नहीं कहा। ऐसे लोग किसी सिंपैथी के लायक नहीं हैं। कुकू, जो आभा के हाथ से एक एक करके गिरते हैं के टुकड़ों को टकटकी लगाए देख रहा था, उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा था। आखिरी टुकड़ा उसके बाउल में डालकर आभा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उठकर फोन उठाया। सुबह से फोन लगातार बज रहा था, कभी व्हाट्सएप पर मैसेज तो कभी कॉल। लगता है सबके मजे हैं, बिजली तो फुल टाइम आ रही होगी, उसने हंसकर कहा। फिर फोन चेक किया, कोई हैरानी नहीं, सारे मैसेज बस एक ही चीज मांग रहे थे, मेडिकल सप्लाई। चैप्टर 75। जो लोग इस बार घायल हुए वो वही थे जो पहले आभा की लीडरशिप को नहीं मानते थे और 2 एनडी यूनिट वालों के साथ मिलकर कुछ गेम खेलना चाहते थे। शुरुआत से ही उन्हें आभा पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने जो भी वार्निंग दी थी उसे उन्होंने हवा में उड़ा दिया। अब जब मुसीबत गले पड़ गई तो उसी के पास दवाई के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। आभा ने उन्हें बस एक लाइन में जवाब दिया, अब तुम्हें नहीं लग रहा कि मैं जहर भी दे सकती हूँ? उसने ये मैसेज सबको कॉपी पेस्ट करके भेज दिया। कुछ देर बाद रिप्लाई आने लगे। हर कोई जानता था कि उसने क्या किया था। आभा ने कोई घुमा फिराकर बात नहीं की, सीधे मुद्दे पर आई। कुछ ने सॉरी बोला, मान लिया कि पहले वो पागल थे जो सच नहीं देख पाए, आभा को गलत समझा और अब उसके माफ करने की भीख मांग रहे थे। कुछ ने तो पूरा ठीकरा किसी और के सिर फोड़ दिया, हमें तो बहका दिया गया था। लेकिन सच्ची माफी हो या दिखावे की, आभा ने उनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन छोड़ा, बचना है तो खुद जाकर दवाई ढूंढो, अगर उससे लेना चाहते हो तो भूल जाओ। आभा ने सीधे बता दिया कि दवाई तो अनिरुद्ध के पास है, अगर जान बचानी है तो वहां जाओ। लेकिन अनिरुद्ध उन्हें यूं ही दवाई नहीं देगा, अगर वहां से कुछ चाहिए तो छीनना पड़ेगा। इसका मतलब था कि अब उन्हें खुलेआम अनिरुद्ध से दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। कुछ लोग ये सुनते ही भड़क गए, हम तो तुम्हारे अंडर आ चुके थे, फिर भी तुम हमें मरने दे रही हो? तुमने तो प्लानिंग ही ऐसी की थी, हमें गेट पर भेजा ताकि हम मर जाएं और तुम्हारा हाथ भी साफ रहे। आभा ने ऐसे एहसान फरामोश लोगों की बहुत शक्लें देखी थी। उसने तुरंत वॉइस मैसेज भेजा, थोड़ी भी शर्म बची है या वो भी बेच खाई। जब ग्रुप बनाने की बारी आई थी तब तो बहुत खुद के रूल्स बना रहे थे, प्रतीक की प्लानिंग नहीं मानी।
अब जब लंगड़ेलुले हो गए हो तो दूसरों को कोस रहे हो। तुम्हारे जैसे कबाड़ को तो लात पड़नी ही चाहिए। बहुत टाइम बाद आभा ने इस लेवल पर गालियां दी थी, लेकिन इन लोगों का भी कुछ ज्यादा ही हो गया था। क्या सच में उसे सॉफ्ट टारगेट समझ रखा था? हाँ, उसने पहले उन्हें अपने ग्रुप में लिया था, लेकिन सिर्फ कैनन फॉडर बनाने के लिए, ताकि दुश्मनों की ताकत कम हो सके। और उसने वार्निंग दी थी। अब जब उन्होंने खुद को जलती आग में झोंक दिया तो इल्जाम किसका? आभा ने बिना देर किए सबकी कॉन्टैक्ट लिस्ट क्लियर कर दी और प्रतीक को मैसेज किया, इन बेवकूफों की ओर अब एक कदम भी मत बढ़ाना। फिर उसे कहा कि वो सिर्फ उन लोगों के लिए दवाई ले जाए जो कल रात लड़ाई में घायल हुए थे। जो दिल से मेहनत कर रहे थे उन्हें वो कभी भी नुकसान नहीं होने देगी, लेकिन जो फ्री का फायदा उठाना चाहते थे उनके लिए कुछ नहीं। या तो खुद जाकर दवाई लाओ, या फिर बैठकर मरने का इंतजार करो। उससे कोई उम्मीद मत रखो। यशवर्धन कई दिनों से बीमार पड़ा था। त्रिशा और बाकी सबको लगने लगा था कि अब वो बस आखिरी सांसें गिन रहा है, लेकिन फिर वो अचानक ठीक हो गया। इस बार जब संजना वापस आई तो ऐसा लगा जैसे पूरी तरह बदल चुकी हो। त्रिशा का पूरा ध्यान अब संजना पर था, उसे यशवर्धन की कोई परवाह ही नहीं थी। इससे पहले विनोद बुरी तरह घायल हुआ था और जख्म में इन्फेक्शन हो गया था। संजना अनिरुद्ध से कुछ दवाई लेकर आई थी, लेकिन वो विनोद को बचाने के लिए काफी नहीं थी। त्रिशा ने अशोक से कहा कि वो अपने बड़े भाई की लाश को निपटा दे, लेकिन अशोक को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक मरे आदमी को कहाँ फेंकते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, उसने सोचा। जब तक उसे फिर से याद आया कि उसे कुछ करना था। लाश पहले ही गायब हो चुकी थी। अशोक को लगा कि त्रिशा ने ही अधीर होकर उसे हटा दिया होगा, इसलिए उसने कुछ नहीं पूछा। फिर एक दिन जब वो ये देखने गए कि यशवर्धन वो बीमार बुजुर्ग आखिर मरा या नहीं, उन्होंने उसके सामने हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ देखा। शुरू में अशोक को लगा कि संजना ने चुपके से उसे मांस लाकर खिला दिया, और ये सोचकर वो गुस्से से पागल हो गया। उन्हें मांस की खुशबू लिए सालों हो गए थे और ये बीमार आदमी तो मजे से खा पी रहा था। अशोक अभी संजना को बुलाने ही वाला था कि उसकी नजर उन हड्डियों पर पड़ी। कुछ तो गड़बड़ थी। ये तो इंसानी हड्डियों जैसी लग रही थी। एक खौफनाक ख्याल अशोक के दिमाग में आया और उसने चौड़ी आंखों से यशवर्धन की तरफ देखा। तूने मेरे भाई की लाश खा ली क्या? अशोक की आवाज सुनते ही त्रिशा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जब से यशवर्धन बीमार पड़ा था, त्रिशा ने उसे एक छोटे से स्टोरेज रूम में बंद कर दिया था, जैसे चाहे जेमरे। मूड सही होता तो कुछ खाने को दे देती, वरना 2-3 दिन तक कुछ नहीं। और अब तक वो जिंदा कैसे था? बस किस्मत का कोई गड़बड़ गेम लग रहा था। पर अब पता चला कि वो लाश खाकर जिंदा बचा था। क्या चल रहा है यहाँ? त्रिशा ने अशोक से पूछा। अशोक ने जमीन पर पड़ी हड्डियों की तरफ इशारा किया। देख, ये इंसानी हड्डियों जैसी नहीं लग रही। भाई की लाश को मैं अभी डिस्पोज भी नहीं कर पाया था कि वो गायब हो गई। मुझे लगा तूने बाहर फेंक दिया होगा। मैंने नहीं फेंका, त्रिशा बोली। वो तो 2 दिन से संजना को ढूंढने में बिजी थी और किसी चीज का ध्यान ही नहीं दिया था। दूसरी तरफ यशवर्धन अब पहले से ठीक लग रहा था। कमजोरी थी, लेकिन अब वो खड़ा हो सकता था, चल सकता था। जैसे ही वो दीवार का सहारा लेकर खड़ा हुआ, उसकी बदबू पूरे कमरे में फैल गई। त्रिशा और अशोक ने तुरंत नाक ढंकी और पीछे हट गए। तुम लोग मेरी मौत की दुआ कर रहे थे, है ना? यशवर्धन ने दोनों को घूरते हुए कहा। अशोक ने त्रिशा की तरफ देखा, आंखों में एक इशारा था। चाहे यशवर्धन ठीक हो गया था, लेकिन इतने टाइम तक बीमार रहने के बाद वो इन दोनों के सामने टिक नहीं सकता था। त्रिशा ने उसकी नजरों का मतलब समझ लिया और हल्का सा सिर हिला दिया। उसी वक्त संजना कमरे से बाहर निकली और यशवर्धन को देखकर खुशी से चहक उठी। डैड, आप ठीक हो गए? कहीं कुछ दर्द तो नहीं हो रहा? त्रिशा को झटका लगा जब संजना ने यशवर्धन के पास जाकर उसे गले तक लगा लिया। संजना, उसने चौंक कर कहा। पिछले कुछ दिनों से संजना चुपचाप रहती थी। खाने के बारे में भी कोई शिकायत नहीं करती थी, जो मिल जाता खा लेती, चाहे पूरे दिन में सिर्फ एक बार खाना क्यों न मिले। त्रिशा को डर था कि शायद सदमे में उसकी दिमागी हालत बिगड़ गई है, पर अब वो यशवर्धन की इतनी केयर कर रही थी जैसे कुछ बदला ही न हो। संजना ने त्रिशा की तरफ देखा और कहा, मुंह, यही तो हम चाहते थे ना? हालत दिन ब दिन खराब हो रही है, हमें फैमिली की तरह साथ रहना चाहिए। एक और इंसान, मतलब एक और हाथ। त्रिशा को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की अचानक इतनी बदल कैसे गई। यशवर्धन हमेशा से सेल्फिश और डरपोक था, चाहे वो पहले जितना भी ठीक हो जाए, इस घर के लिए कुछ करने वाला तो नहीं था। पर संजना ने यशवर्धन का हाथ पकड़ लिया और ध्यान से उसे सिर से पैर तक देखने लगी। डैड, आपको कुछ अलग महसूस हो रहा है? अगर कुछ भी अजीब लगे तो बताइए। पहले संजना सिर्फ त्रिशा की सुनती थी और यशवर्धन को तो जैसे इग्नोर ही करती थी। जब वो बीमार था तब भी उसने कभी हाल तक नहीं पूछा था। फिर जब संजना गायब हुई, त्रिशा उसे ढूंढने में इतनी बिजी हो गई कि यशवर्धन को नजरअंदाज कर दिया, और इसी वजह से यशवर्धन को खुद के लिए लड़ने का मौका मिल गया।
आयरॉनी ये थी कि संजना के गायब होने की वजह से ही यशवर्धन आज तक जिंदा था, और अब वो उसके सामने थी, ना घिन ना नफरत, बल्कि पूरी केयर के साथ। बहुत टाइम बाद यशवर्धन के अंदर कुछ महसूस हुआ। मुझे कुछ नहीं हुआ, उसने कहा। बस हल्की प्यास लगी है, पानी ला दोगी? संजना ने कुछ सेकंड उसकी आंखों में देखा, फिर चुपचाप पानी लेने चली गई।